मदुरोज कैप्चर। तो यूएस की एक फोर्स है डेल्टा फोर्स, तो डेल्टा फोर्स ने ये पूरा ऑपरेशन लीड किया। तो जब ट्रंप ने बताया अबाउट मदुरोज कैप्चर और जो डेल्टा फोर्स है, तो वो ऑपरेशन बताए जो उनके कार्यकाल में हुए हैं, उनकी पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं, बाकी पार्टीज को इग्नोर ही कर दिया। अभी के टाइम पे आप ट्रंप को देखोगे, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। दो तरह की आइडियोलॉजीज होती है, वन इज लेफ्ट, दूसरी है राइट। जब भी लेफ्ट की बात करी जाएगी, वो बोलते हैं ना कौन सा हाथ होता है, जैसे कोई बड़ा डॉन होता है, डॉन को एक हेल्प करने वाला होता है, कौन सा हाथ बोलते हैं उसको? राइट हैंड बोलते हैं। जो राइट हैंड होती है मेनली आपकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लीड करता है, पैसे का इंपॉर्टेंट रोल आएगा। लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है वो सोसाइटी के वेलफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन आपको सोसाइटी के अंदर दिखाई देगा, मतलब प्राइवेट हैंड के पास आपको सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी, गवर्नमेंट ओन्ड। सोशल सोसाइटी, देखो सोशलिज्म बोला, सोसाइटी वर्ड वहां पे हाईलाइट हुआ, कहीं ना कहीं सोसाइटी के वेलफेयर की बात करी जाएगी। तो अब इसको पूरा देखते हैं वन बाय वन। पहले मैं एक पिक्चर्स के हाईलाइट्स आपको दे देती हूँ, फिर आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। तो ये है मदुरो, जो कि प्रेसिडेंट थे या बोल सकते हैं अभी वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट है रोड्रिगोस, वो उसको लीड करने वाली हैं। बाकी देखेंगे आइडियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस होंगे। पर मदुरो की अगर बात करें, मदुरो तीसरा टर्म था इनका भी एज अ प्रेसिडेंट। और वेनेजुएला में आप देख रहे हो कि प्रेसिडेंशियल रूल चलता है। और दूसरी चीज कितने टर्म के लिए होता है, तो 6 इयर्स। बड़े सारे प्रोटेस्ट वेनेजुएला में भी चल रहे थे आज के टाइम पे, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज कर रही थी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही है, देन करप्शन के केसेस वहां पे इमर्ज कर रहे थे, देन नार्को टेररिज्म, एक ड्रग्स होती है जिसका नाम आपने सुन रखा होगा फेंटानिल। मॉर्फिन सुना है सभी ने? ये जो मॉर्फिन, आजो हैप्पी न्यू ईयर, बैठो बैठो अब जल्दी से। जो मॉर्फिन होती है इसको हॉस्पिटल्स में एज अ पेन किलर की तरह दिया जाता है, जो बड़ी एक्सट्रीम लेवल की सर्जरीज होती हैं, हाईली पेनफुल सर्जरीज। अब अगर फेंटानिल की बात करें तो मॉर्फिन का एक एडवांस्ड वर्जन आपको मिलेगा विच इज फेंटानिल, 50 to 100 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है मॉर्फिन से। यूएस में ये पूरी तरह से बैन नहीं है, बस मेडिकल यूसेज के लिए इसको लीगल कर रखा है। तो बाकी आप देखोगे मेडिकल पर्पस से यूज करी जाती है, अदरवाइज बैन है। अब ये भी क्लेम लगाया जा रहा था कि बार बार इसकी भी कहीं ना कहीं तस्करी हो रही है टुवर्ड यूएस फ्रॉम द वेनेजुएला, तो एक क्लेम ये भी लगाया गया यूएस के थ्रू। पर ओवरऑल जिसकी बात अब आप नहीं सुन रहे, जब ट्रंप ने पूरी की पूरी क्लेमिंग करी तो ऑयल का नाम नहीं लिया, इन फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा हाईलाइट्स प्रोवाइड करे। अब इसी चीज को आपने समझना है, तो हम पहले मैप पे देख लेते हैं। तो दिस इज योर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे वी शेप की एक कंट्री है जिसका नाम है वेनेजुएला। सबसे ज्यादा रिजर्व्स आप ऑयल के कहीं देखोगे, क्रूड ऑयल के देखोगे, तो दैट इज इन वेनेजुएला। पर अगर देखो प्रोडक्शन कितनी करती है ऑयल की, तो ओनली 1 मिलियन बैरल की, बहुत ही कम है। ग्लोबल प्रोडक्शन में आप देखोगे तो सिर्फ 0.8 कॉन्ट्रीब्यूशन, 8% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको वेनेजुएला से मिलेगी। नंबर 2 पे आप पढ़ते हो किसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, बाकी फिर अरब कंट्रीज वहां पे आ जाएंगी। तो सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है इस टाइम पे एक्सपोर्टिंग दिस ऑयल इन डिफरेंट कंट्रीज। तो वेनेजुएला के कुछ की फीचर देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, क्या कैपिटल है? कैरेकस, जहां से मदुरो को भी उठाया गया, दैट इज कैपिटल इज कैरेकस। उसके अलावा ग्रासलैंड पढ़ी थी आपने यहाँ पे रात की क्लास में, लानोस, सी कुछ नहीं है, ये लानोस नाम के ग्रासलैंड से जो कि आपको वेनेजुएला में मिलेंगे। ये हरियाणा ने पूछा था पेपर में, लानोस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेक है इनकी जिसका नाम है माराकाइबो। माराकाइबो हाईएस्ट नेविगेशनल लेक भी है वेनेजुएला की। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक फॉल भी मिल जाएगा, एंजल फॉल, वाटरफॉल। इसके अलावा यहां से ही शुरुआत होती है एक माउंटेन रेंज की जिसका नाम है एंडीज माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। और क्या है वेनेजुएला से रिलेटेड, हाईएस्ट ऑयल के रिजर्व्स आपने देख लिए, ऑयल रिजर्व्स, गैसेस आ जाएंगी। इसके अलावा मिनरल्स भी देखोगे, कोल यहाँ पे प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत गोल्ड भी प्रेजेंट है। इसके बाद इनकी एक बॉर्डरिंग कंट्री अगर देखोगे दैट इज गुएना। यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है जिसका नाम है एसेक्यूबो, वेरी गुड, एसेक्यूबो।
ये कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन है बिटवीन वेनेजुएला एंड गुयाना। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी ऑयल के रिजर्व्स हैं और वेनेजुएला हमेशा से क्लेम करता आया है कि ये रीजन किसको बिलोंग करता है, हमें बिलोंग करता है। क्या रीजन? ऑयल के रिजर्व्स। ऑयल के पीछे की फाइट है जो अभी नहीं आप सुनोगे क्योंकि इससे लेना देना भी नहीं था, मेन यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स की बात करी गई है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो वेनेजुएला से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रिवर भी है यहाँ से फ्लो करती हुई जो दिखेगी, दैट इज ओरिनोको। अब ओरिनोको का जो फ्लो है ये आपको कोलंबिया की तरफ को मिलेगा। कोलंबिया ये वाला कंट्री आ गया। कोलंबिया को देखोगे दो वाटर बॉडी के साथ ये कनेक्ट करता है। एक तरफ कैरिबियन सी है जिसमें पानी आता है कौन से ओशन का? अटलांटिक ओशन। और दूसरी तरफ आप देखोगे ये पैसिफिक ओशन के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर कर, दैट इज कोलंबिया। देखना पड़ेगा आप कौन से बोल रहे हो, नाम बता दोगे एक बार? अच्छा, आइलैंड्स तो फिर बड़े सारे हैं, तब तो कैरेबियन सी में आप देखोगे यूएस ऑक्यूपाइड बड़े सारे हैं। अभी जब देखेंगे ना पाथवे बैक टू द कि कैसे कैसे इनको लेके गए, तो उस पाथवे में आप देखोगे कि यूएस की इन्वॉल्वमेंट कैरेबियन सी के अंदर बड़ी सारी कंट्रीज में। आइलैंड्स हो सकते हैं, अभी आइलैंड्स की बात नहीं मैं कर रही। यहां तक बताओ, स्टोरी क्लियर? कोलंबिया तक हम पहुंच गए। अब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाओगे, दैट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रेटर कोलंबिया। लैंग्वेजेस कौन कौन सी लीड करती हैं साउथ अमेरिका में? स्पेनिश, फ्रेंच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, दैट इज फ्रेंच, वैसे ही स्पेनिश। इवन वेनेजुएला में भी आप देखोगे तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्पेनिश। ये सारी कंट्रीज के अंदर यही लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं फ्लरिश करती आई हैं। तो यूरोपियन यूनियन की एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट साउथ अमेरिका में हुआ करती थी। बाद में हम कुछ डॉक्ट्रीन्स पढ़ेंगे जिन डॉक्ट्रीन्स में बोला गया कि जो यूएस है वो यूरोपियन यूनियन के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा और जो यूरोपियन यूनियन है वो यूएस के इंटरनल अफेयर्स के अंदर कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने लैंग्वेजेस पे ध्यान दिया, स्पेनिश और दूसरा आ गया आपका फ्रेंच लैंग्वेज, कहीं ना कहीं सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट और जो आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे ये फ्लरिश कर रही थी। और ये किसका पार्ट भी माना जाता है? लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला। ठीक है, यहां तक रख लेना याद इसको, ये आपके लैंग्वेजेस के हिसाब से था। लग गया यहां तक सभी को पता स्टोरी का अभी तक? फिर बाद में मैं कंट्रीज के नाम ही लूंगी, तो एक बार मैप इसको ढंग से देख लो। अच्छा, ये याद है आपको मशादो को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया 2025 में। पर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि जो ट्रम्प साहब हैं वो इनको सपोर्ट कर देंगे। बेशक ये ऑपोजिशन में थी मदुरो के, जो मदुरो अभी कैप्चर करेंगे ना, उनके जो ऑपोजिशन में आपको दिखेंगी वो मशादो भी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि यूएस इनको सपोर्ट करने वाले हैं कि आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे लीड करेगी। क्यों? ईगो क्लैशेस, उनके क्लैशेस आगे। वो भी चाहते थे हमें नोबेल पीस प्राइज मिले और इस टाइम पे ईगो फाइट ज्यादा चल रही है ट्रम्प के एंड से, तो इनको वो सपोर्ट नहीं करने वाले। किसी को ऐसे लगे कि ये एकदम से लीड करेंगे, नहीं। यस, आपके सामने ही है। अभी बस मैं आ रही हूँ, उठा लिया, अब तो ये सोचना भी बंद करना पड़ेगा। बस आगे आ रही हूँ मैं, वहां से आपको कुछ आइडियोलॉजीज दिखेंगी, कुछ डॉक्ट्रीन्स दिखेंगी। रिजर्व्स की मैंने बात करी तो वहां से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे उठा सकते हैं और इंडिया के लिए क्या लेसन इससे निकल के आते हैं। हमारे पड़ोस में भी बड़े डेंजरस लोग बैठे होते हैं, क्या हम उनको उठा सकते हैं या नहीं? तो उसके लेसन भी कहीं ना कहीं इस स्टोरी से निकल के आएंगे। पहले मैंने बिल्कुल आपको बेस बिठाया यहाँ पे कि कौन सी कंट्रीज की हम बातें करने जा रहे हैं। अच्छा, कौन है? शावेज। ये इन्होंने एक मिलिट्री रूल चलाया फ्रॉम 1990s, शावेज। अब मैंने बात करी 1990s की, तो आपको थोड़ा और पहले जाना पड़ेगा। इससे भी पहले एक एरा चल रहा था, कोल्ड वॉर एरा। इससे पहले क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर 2। तो इसकी भी एंडिंग हो चुकी है और कोल्ड वॉर एरा की शुरुआत होती है फ्रॉम 1945 और चलती है अप टू 1991। यहां पे जाके ये जो दो ब्लॉक्स बन रखे थे, कौन कौन से? यूएसए और दूसरी तरफ थे यूएसएसआर, जिसे सोवियत यूनियन भी बोला जाता है। इनकी पूरी तरह से डिसइंटीग्रेशन होगी और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन डिवाइड हो जाएगा इनटू 15 कंट्रीज। यहाँ पे 15 कंट्रीज फॉर्म होगी। पर ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 1945 टू 1991, आप देख रहे हो दो ब्लॉक्स बन रखे हैं। एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर है। एक तरफ यूएसए, इसके दोस्त है, एक तरफ यूएसएसआर है और उसके दोस्त हैं। यूएस क्या कर रहा है? वेनेजुएला स्पेसिफिक अगर अब बात करी जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने वेनेजुएला में इंटरफेरेंस शो करी है। क्यूबा में आप देखोगे, कोलंबिया में आप देखोगे, मैनी कंट्रीज, मोर देन 70 रिजीम्स इन्होंने चेंज करवाए हैं, जहां पे गवर्नमेंट्स में चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ यूएस ओनली। तो यहाँ पे अगर वेनेजुएला के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, फ्रॉम 1945 टू 1990s सब कुछ चल रहा है इन द फेवर ऑफ यूएस से। मतलब यूएस आराम से ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। कंट्रोल इन द सेंस इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी कंपनी है इनकी? शेवरॉन। इस कंपनी का नाम याद रख लेना, शेवरॉन।
ये आ जाती है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे भी ऑयल के रिजर्व्स होते हैं। नंबर 2, 1990s तक सब ठीक चल रहा है, पर 1990s में एक फीलिंग आती है विच इज ऑफ सॉवरेंटी। सॉवरेंटी के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं ये तो किसको बिलोंग करते हैं? वेनेजुएला, यूएस के से डोमिनेट करे जा रहे हैं यहाँ पे। वहीं से अराइज होता है इन पर्सनालिटी का जिनका नाम है शेवोस। तो शेवोस यहीं से इमर्ज करते हैं, मिलिट्री के हैं, आपको दिख ही रहा होगा यूनिफॉर्म के हिसाब से। इन्होंने बोला कि हम जो आइडियोलॉजी अब लीड करने जा रहे हैं दैट इज लेफ्टिस्ट, और दूसरी थी एंटी एम्पेरियलिज्म। एंटी इंपेरियलिज्म। अच्छा, इंपेरियलिज्म का क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब एक कंट्री है जैसे यूएस है, वो चाहती है हर जगह किसकी डोमिनेंस हो, हमारी हो, ठीक, दैट इज इंपेरियलिज्म। तो जो शावेज हैं वो क्या बोल रहे हैं? मैं एंटी इंपेरियलिस्ट हूं, मैंने इस चीज को सपोर्ट करता कि सिर्फ एक ही राजा हो थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड दूसरा लिखा लेफ्टिस्ट, यानी कि सब किसके कंट्रोल में रहेगा? लगभग गवर्नमेंट के, और जो भी रिसोर्सेज की एलोकेशन वगैरह होगी गवर्नमेंट ही देखेगी, ताकि क्या किया जा सके? सोसाइटी का वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एक कम्युनिज्म भी आप सुनते हो, कम्युनिज्म में क्लास के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है। आजो वहां पे भी गवर्नमेंट का ही ओन रहेगा जो भी रिसोर्सेज आपकी कंट्री के अंदर हैं, पर साथ में क्या बोल दिया जाता है कि हमने कौन सी सोसाइटी बनानी है? क्लासलेस सोसाइटी। हाई क्लास, मिड क्लास, लो क्लास, ऐसी फॉर्मेशन ना हो, उन इनइक्वालिटीज को हमने रिड्यूस करना है। वो कम्युनिज्म में आ जाता है। थिन लाइन डिफरेंस है, दोनों आइडियोलॉजीज ही है। तो ये जब फीलिंग अराइज करती है तो शावोस ने बोला कि अब यहां से यूएस को बैकआउट करना पड़ेगा। तो 1990s में आप देख रहे हो जो रिजीम पहले से चलते आ रहे थे उसमें एक शार्प चेंज आपको मिलेगा। तो मतलब अब क्या होगा? लेफ्ट और कहीं ना कहीं एंटी इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजीज का इमर्जेंस, जहां पे वेनेजुएला बोलेगा कि हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं, हम ही इनको कंट्रोल करेंगे, किसे हमने एक्सपोर्ट करने हैं, किसको बेचने हैं, वो सारा हम ही देखने वाले हैं। लगे यहां तक पता? ये कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे जो चल रहा था, जब उस टाइम पे कौन है बैठा हुआ? यूएसए बैठा है इनके ऊपर कि हम डोमिनेट करेंगे, हम आपके ऑयल रिजर्व्स को देखेंगे। लग गया भाई पता यहाँ तक? स्पेशली नए स्टूडेंट बताएंगे, आप थोड़ा कनेक्ट कर पाए क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं देखा है अभी, तो थोड़ा टफ लग सकता है, तो इसको कनेक्ट करने की ट्राई करना। ओके, तो ये शावेज, फिर इनकी 2011 में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे बाद जो सक्सेसर आएंगे वो कौन रहेंगे? दैट इज मदुरो। अभी मदुरो की लाइफलाइन भी देखते हैं, पर पहले मदुरो को बोल दिया इन्होंने कि मेरे बाद आपने ही प्रेसिडेंट बनना है वेनेजुएला का। तो 2013 में डेथ हो जाती है शावेज की, और फिर उसके बाद जो लीड करते हैं दैट इज मदुरो। डन, ऑल सेट, ठीक है। ओके, अब मैप पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हम है बैठे हुए, उसके बाद ये आपका मिडिल ईस्ट आ गया, यहीं पे है सऊदी अरेबिया, जहां पे आपने देखा दूसरे नंबर पे ऑयल के रिजर्व्स आपको मिलेंगे। पर अगर एक्सपोर्टर में देखोगे तो इनकी रैंकिंग फिर फर्स्ट पे आ जाती है। ग्लोबली लेवल पे देखोगे सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो भी कौन कर रहा है यहाँ पे? सऊदी अरेबिया। फिर उसके बाद और भी अरब कंट्रीज रैंकिंग में आ जाती हैं। देन यहाँ पे आपकी कंट्री आएगी विच इज वेनेजुएला। वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेंगे, किसके? तो ऑयल के। पर अगर प्रोडक्शन देखोगे ग्लोबल लेवल पे तो सिर्फ 0.8% ही करते हैं, मतलब वो जो ऑयल रिजर्व्स है उनका डेफिनेट यूज नहीं हो पा रहा। अब इसके भी पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं। एक टाइम पे वेनेजुएला ने देखा कि हमारे पास तो इतने सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, फ्री में ऑयल बांटना शुरू कर दिया। जैसे रुपए 1 होता है यहाँ पे, उसी तरह से वहां पे 1 रुपए में 1 लीटर ऑयल मिल जा रहा था। सोचो यहाँ पे भी हो जाए। यहाँ पे कितना चल रहा है अभी? 96, 98, वो वेरी करता रहता है, तो वहां पे चल रहा है। तो इस तरह से इतने ज्यादा ऑयल रिजर्व्स थे। अब इससे होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा फ्री भी प्रोवाइड करते हो, फ्री भी इंडिया में भी काफी फ्लरिश हुआ था एक टाइम पे, फ्री भी जब आप बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हो तो फिर जनता को आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हर चीज ही कैसे आए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दूसरा जो ऑपोजिशन में पार्टी आएगी वो भी कल को क्या लेके आएगी? दैट इज फ्री बी। अगर वो अपनी कैंपेन में बोलते हैं हम फ्री बी को बंद करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात थी वहां पे पब्लिक उनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। तो वेनेजुएला में भी ऐसी चीजें आई, और उसके बाद आते हैं यहाँ पे चलते चलते इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज्यादा हुए कि इन्फ्लेशन चढ़ गई 255%। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जा रही है, और एक टाइम ऐसा आया 1 मिलियन %। ये हाइपर इन्फ्लेशन थी जो 2019 में हुई। मतलब अब आपको अगर एक ब्रेड भी लेना है ना, तो आप 20 का नोट नहीं लेके जाओगे, नहीं 50 का आता है अब तो, 50 का नोट नहीं लेके जाओगे, पूरा बोरा भर के आपको नोट्स लेके जाने पड़ेंगे जस्ट टू परचेज 1 पैकेट ऑफ ब्रेड। समझ रहे हो? इतने लेवल की यहाँ पे इन्फ्लेशन चलेगी, जिसको बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। इंटरफेरेंस किसकी रही? अगेन यूएस की। यूएस ने लगा दिए थे हाई लेवल के सैंक्शन। सैंक्शन एक तरह का
रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर इनके साथ अब दूसरी कंट्री ट्रेड करना भी चाहेगी तो उनपे भी फिर सैंक्शन लगेंगे, जिस वजह से वो एब्सटेन कर लेते हैं कि हमने नहीं करने। इवन इंडिया ने भी यही चीज करी। हमारी एक कंपनी कोऑपरेशन है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इन्होंने भी स्टेक्स परचेज करे हुए थे वेनेजुएला के अंदर। स्टेक्स जब भी ओड यूज करे जाते हैं तो उसका मतलब होता है हमने क्या परचेज कर रखी है, सर्टेन ओनरशिप हमने परचेज कर रखी है। तो ONGC ने भी एब्सटेन कर लिया कि इतने बड़े हैवी सैंक्शन, इससे तो हमारी इकोनॉमी पे भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। इन्होंने भी एब्सटेन करना शुरू करा, पर जब एब्सटेन किया ना तो लॉस कितना मिलेगा, $500 मिलियन का। तो मतलब वो डिविडेंड पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी वेनेजुएला में। तो कहीं ना कहीं इंडिया दोबारा से चाहता है कि हमारी भी एंट्री हो वेनेजुएला में, पर अभी वेनेजुएला में सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। किसका कहीं ना कहीं डोमिनेंस है, दैट इज यूएस। और यूएस की आप अभी एक ऑयल की कंपनी पढ़ के आए, दैट इज शेवरॉन। अब जो मॉडल चलेगा ना यहाँ पे, वो लीड करेगी शेवरॉन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शेवरॉन की ऑटोनॉमी आपको दिखेगी। तो ONGC को भी अगर दोबारा से वेनेजुएला में कोई इंटरफेरेंस करनी है या अपना जो लॉस हो रखा था उसको दोबारा से रिक्लेम करना है, तो कौन सा मॉडल चलने वाला है, शेवरॉन मॉडल। अभी यूएस की आइडियोलॉजी क्या थी, वो क्या मानते हैं इस अटैक को लेके, अटैक ही एक तरह से आपने कैप्चर ही कर लिया प्रेसिडेंट का। लोग तो कहाँ ही सेफ है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का घर सेफ नहीं था। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सारा जो चीजें हैं वो चेंज होती हुई दिखाई देंगी। ये पता लगा थोड़ा सा आपको मैप के ऊपर जो हमने किया। चलो ठीक है, अच्छा देख लो सबसे पहले बॉम्बिंग कहाँ कहाँ पे हुई। तो ये कैपिटल आ जाएगी, दैट इज कैराकस। ऑयल के रिजर्व्स यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, बस यहीं पे लोकेटेड है वो जो मैंने लेक भी बताई, कौन सी, माराकाइबो लेक। इवन उसके बेड पे भी आप देखोगे तो वहां पे भी ऑयल के रिजर्व्स प्रेजेंट है। फिर उसके साइड में आपने देखा यहाँ पे एक कंट्री, दिस वन गुआना, जिसके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग है एसेक्यूबो। अभी पूरा का पूरा वेनेजुएला के अंडर ही है। अब देख लो ये साइट्स थी कुछ। अब ये साइट्स ऐसे तो नहीं पूछेगा आपसे पेपर में कोई भी कि किसने इसके ऊपर अटैक करा था, नो। सिटी न्यूज टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि ये आपने रिसेंटली न्यूज में सुने होंगे, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर रहेगा आपका वेनेजुएला। जैसे ला कार्लोटा, ये एयरपोर्ट है इनका, यहाँ पे एक बॉम्बिंग करते हुए दिखेंगे। देन इनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स फ्यूरेटे ट्यूना, तो इस यहाँ पे अटैक करा गया। उसके बाद एक और एयरपोर्ट है, दैट इज हिग्रोटो एयरपोर्ट, यहाँ पे अटैक करा गया। देन कैरेकस में तो अटैक हुआ, विच इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। कौन से वाला मोनिका, कौन से वाला कंपनी, ONGC बोला। ONGC के स्टेक्स है कुछ, जो वेनेजुएला की ऑयल कंपनीज है वहां पे इनके स्टेक्स हैं। पर जो शेवरॉन मॉडल मैंने बोला, शेवरॉन कंपनी आ जाती है जो आपके यूएस की है। इनका भी एक मॉडल है, कहीं ना कहीं यूएस जब डोमिनेट करेगा तो इसी मॉडल के अंडर ONGC को भी काम करना पड़ेगा। बस इतना सही बताया था अभी। जसकीरत, USSR यहाँ पे सोवियत यूनियन है, इसकी बात हम कोल्ड वॉर एरा में करेंगे, अभी जस्ट लिंक ही कर लो इसको, सोवियत यूनियन से याद रख के चलो, बाकी डिटेल में बाद में देखेंगे। नहीं तो कोल्ड वॉर एरा तो अपने में ही एक सेपरेट टॉपिक है जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो। हाँ जी, यहाँ तक डन सारा, लग गया थोड़ा आइडिया। अब देखते हैं, इसको रीड करते हैं, जो जो चीजें आपने अभी तक न्यूज़पेपर में भी देखी होंगी। नंबर 1, एक आइडियोलॉजी आती है जो यूएस के फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, दैट इज कोलिन पॉवेल। इन्होंने एक बार बोला, इफ यू ब्रेक इट यू ओन इट। अब इसको तोड़ लेते हैं लाइन को, इफ यू ब्रेक इट, तो यहाँ पे किसको तोड़ रहे हो आप, कहीं ना कहीं कंट्री को। फिर बोला है आगे, यू ओन इट, मतलब वो जो चीज डिफंक्ट हो गई थी उस कंट्री की जिसको आपने तोड़ा है, उसको आपने रिपेयर करके देना है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला को किसने तोड़ा लाके, यूएस, क्योंकि यूएस का मानना है कि जो इसके ऑयल रिजर्व्स हैं उसका ये बेटर तरीके से यूसेज नहीं कर पाए हैं। तो मतलब अब यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको रिपेयर करे और दोबारा से वापस दे। ये नहीं बोला, बस इतना बोला कि इसको रिपेयर करे, मैनेज करे। मतलब अगर आपने किसी कंट्री को तोड़ा है, क्यों तोड़ा है, कहीं ना कहीं 100% रीजन है बिकॉज ऑफ द ऑयल रिजर्व्स। तो आपने क्या करना है, ये जो ऑयल की मशीनरी यहाँ पे डिफंक्ट हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोबारा से इसको मैनेज करने की, दैट इज इफ यू ब्रेक इट यू ओन इट। इसके बाद निकोलस मदुरो जो सैटरडे को उठा लिए जाते हैं उनके अपने ही घर से। अब एक डॉक्ट्रीन आएगी विच इज मॉनरो डॉक्ट्रीन, ये 1823 में आई थी। साइड में आपको एक यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिखेंगे, मॉनरो, इन्होंने ये डॉक्ट्रीन लाई थी। अब इस डॉक्ट्रीन में क्या बोला जाता है उसको ध्यान से सुनना। एक हेमिस्फेयर है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, एक है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वैसे अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हो तो ऊपर की तरफ
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे सदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे बात हो रही है वेस्टर्न हेमिस्फेयर की। इसमें बोला गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर को कौन लीड करने की ट्राई कर रहा है, कहीं ना कहीं यूएस। अब देखो 1823 का टाइम पीरियड है, मतलब 19th सेंचुरी की बात करी जा रही है। यहाँ पे यूएस क्या बोल रहा है यूरोपियन यूनियन को कि आपके मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन क्या करेगा इनडायरेक्टली, यूएस के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। उस टाइम पे यूएस की एक्टिव प्रेजेंस आपको मिलेगी थ्रू आउट द लैटिन अमेरिका, मतलब लैटिन अमेरिका में रिजीम चेंज करवाने का काम यूएस कर रहा है उस टाइम पे। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो मॉनरो रिजीम है, इस डॉक्ट्रिन है, इसमें यही चीज बोली गई कि जो यूरोपियन पावर्स थी, अब देखो यूरोपियन पावर्स, साउथ अमेरिका जब आपने पढ़ा तो वहां पे लीडिंग लैंग्वेजेस देखी ना, स्पेनिश होगी, फ्रेंच होगी, और इवन आप यहाँ पे याद होगा आपको फ्रेंच गुयाना वाला पार्ट, वहां पे आपको एक फ्रेंच की स्पेस एजेंसी भी मिलेगी। तो इनडायरेक्टली आपको सारी चीजें क्या दिख रही हैं कि एक्टिव प्रेजेंस है किसकी, यूरोपियन यूनियन की, कहां पे, साउथ अमेरिका वाले पार्ट में। अब यूएस भी अपनी डोमिनेंस रेस करना चाहता था, इन्होंने बोला क्लैशेस ना हो तो आप अपने कॉन्टिनेंट पे रहिए, यहाँ पे आपने इंटरफेरेंस नहीं करनी है। तो मतलब एक डॉक्ट्रीन आया था 1823 में, विच इज मॉनरो डॉक्ट्रीन। अब ये जो मॉनरो डॉक्ट्रीन है, इसको दोबारा से रीब्रांड कर दिया डोनाल्ड ने और बोलता डॉनरो डॉक्ट्रीन। अब डॉनरो जब लिख दिया तो मतलब मेरी डॉक्ट्रीन है, अब मैं इसको बदलूंगा, कुछ नहीं है, रीब्रांडिंग करी है जस्ट नाम की। तो मॉनरो से अब बन चुका है डॉनरो ब्रांडिंग, तो मतलब रीब्रांडिंग कर दी, नाम बदल दिया। नाम बदलने से आइडियोलॉजी थोड़ी बदलेगी, तो ये नाम बदला है। लग गया बताइए मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या चीज है। अब यूएस ने जब स्ट्राइक करा वेनेजुएला का, उसका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 13 इयर्स का कार्यकाल हो चुका था, 6 इयर्स का एक टेन्योर रहता है, तो 6 से 12, अभी 6 साल, मतलब लगभग 5 साल इनके बचे हुए थे, तो 13 साल का रिजीम चल रहा था। और जो इलेक्शन थे कॉन्जिक्यूटिवली करवाए गए, मतलब जितनी बार भी ये प्रेसिडेंट बने इलेक्शन हुए थे, पर इनके ऊपर ब्लेम लगाया जाता था कि जो इलेक्टोरल फ्रॉड्स हैं वो भी मदुरो ने कहीं ना कहीं किए हुए हैं। वो चलो क्लेम लगाए जाते हैं, हमें नहीं पता वहां पे करा गया या नहीं, पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे वो हुए थे इस कंट्री के अंदर। फिर उसके बाद कैप्चर कर लिया जाता है इनको भी और इनकी बीवी को भी। अभी आज चाइना का स्टेटमेंट भी आया है कि इनको छोड़ दिया जाए और डिप्लोमेटिक तरीके से आप इस मैटर को सॉल्व करें, डायलॉग के जरिए। याद है ना डायलॉग पढ़े थे आपने, क्या क्या थे, ट्रैक 1.0, 1.5, ट्रैक 2। जब ट्रैक 1.0 टाइप के डायलॉग होते हैं वहां पे नेगोशिएशन होगी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल। 1.5 की आएगी तो प्राइवेट भी होंगे जो बड़े बड़े बिजनेस स्टेक होल्डर्स होते हैं, एंड 2 आएगा तो ओपन एंडेड, मतलब सरकार इन्वॉल्व होना चाहती है, हो भी सकती है। ज्यादातर आप देखोगे एनजीओ हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, वो इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। तो जब चाइना ने बोला कि डायलॉग के तहत आप बातचीत करो, बताओ कौन सा ट्रैक होएगा, 1.0, यानी कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, आप आपस में बातचीत करो और उनको रिलीज कर दो। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद रूल जब एंड हुआ तो क्या क्या चीजें, क्या क्या ब्लेम्स इन पे लगाए गए। नंबर 1 इज अथॉरिटेरियनिज्म रिजीम, मतलब ये चाहते हैं कि सब कुछ किसके कंट्रोल में हो, मेरे ही कंट्रोल में हो, ज्यादा जो चीजें रहेंगी वो उनके पास रहेंगी, जनता के पास बहुत कम रहेगा। जनता अगर कुछ बोलेगी तो उनको मार दिया जाएगा, वो सारी चीजें आपको इस रिजीम में मिलेंगी। ह्यूमन राइट्स का अब्यूज देखा गया इनके कार्यकाल में। आफ्टर दैट इकोनॉमिक कोलैप्स आए। इकोनॉमिक कोलैप्स की भी बात करेंगे, वो जो हाइपर इन्फ्लेशन मैंने टर्म यूज करी, पर ये इकोनॉमिक कोलैप्स भी किसके रिजीम में आए, मदुरो के रिजीम में। तो ये पहले इनिशियली यूएस के द्वारा स्टेटमेंट्स दी गई, पर उससे पहले आपको याद होगा, एक बार हमने डिस्कस भी किया था क्लास में, कि ट्रंप ने बोला था एक मिलिट्री एक्शन करूंगा और जो ऑयल रिजर्व्स हैं वेनेजुएला के वो अपनी जेब में रख लूंगा। तो वो मिलिट्री एक्शन कहीं ना कहीं वार्निंग थी। फिर उसके बाद आप देख रहे हो नेवल शिप बार बार कैरिबियन सी के अंदर वो डिप्लॉय कर रहे थे, बार बार एयरक्राफ्ट वहां से इधर उधर जा रहे थे, तो मतलब कहीं ना कहीं चेक था। फिर उसके बाद ड्रग कार्टल्स, बोट्स के ऊपर अटैक कर दिया जा रहा था और मोर देन 100 पीपल उन बोट्स पे जो अटैक करे गए थे उन लोगों की डेथ देखने को मिली। क्या क्लेम लगाया गया कि ये ड्रग्स की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। खुद इनकी इमेज कहां पे आई थी, एप्स्टीन फाइल जब रिवील हुई तो उसमें आप देखते हो ट्रंप भी बढ़िया खड़े हुए हैं लड़कियों के साथ। वो बेसिकली जो सेक्स की ट्रैफिकिंग करी जाती है एक तरफ से, जो लड़कियां होती हैं ज्यादा एज की नहीं होती हैं उनकी ट्रैफिकिंग करी जाती है, तो उसमें उनकी भी इमेज आई है। तो कहीं ना कहीं जब भी ऐसा कोई इंटरनेशनली आप सिनारियो देखोगे तो उसमें अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं उनको भी सप्रेस करने की ट्राई करी जाती है। इनका एक बैंक है, काफी मेजर बैंक है, वो भी कोलैप्स हुआ है। तो अभी तो पूरी की पूरी जो डाइवर्जन है वो कहाँ पे दिखाई देगी आपको, वेनेजुएला की तरफ में, कि न्यूयॉर्क लेके गए हैं, आगे क्या करना है, नार्कोटिक्स के अंडर उनको चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो मतलब हाँ इंटरनल, पर यूएस को लगता है ना कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रखी है कि स्टेबिलिटी
अटेन करनी है। देखो आईसीजे हो गया, आपका डब्ल्यूटीओ हो गया, ये आजकल स्लीपिंग बॉडीज की तरह एक्ट करती हैं, वहां पे भी आपको यूएस की इंटरफेरेंस मिली जाएगी। अगेन डॉलर कहीं ना कहीं फ्लरिश करता है। अगर आपने वो रात वाली क्लास लगाई थी तो हमने बात भी करी थी थोड़ी सी विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन की कैसे अगर वैल्यूज में ऊपर नीचे होता है तो आपकी करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो उससे क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। जस्ट थोड़ी सी देर रुक लो, बहुत बड़ा आर्टिकल है, मैंने सारे ही जो फैक्ट्स हैं वो इसमें ऐड करे हुए हैं, तो एक फ्लो में चलें प्लीज। अभी मदुरो की हिस्ट्री से चलते हैं तो आप आ जाओगे उस कंक्लूजन के ऊपर खुद ही, जो आप अभी पूछ रहे थे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हुई। अभी देखना, निकोलस मदुरो से चलते हैं जिनकी जो अभी कैप्चर हुए हैं, तो इनका बर्थ 1962 में हुआ था लेफ्टिस्ट फैमिली में। अभी जो रॉड्रिगोज हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है वेनेजुएला की, वो भी लेफ्टिस्ट फैमिली में ही पैदा हुई थी, तो उनका भी कोई चांस नहीं बनता कि वो कहीं ना कहीं यूएस के इन्फ्लुएंस में आएंगी। तो जब स्टेटमेंट आती है उनकी मिलिट्री की तरफ से तो उन्होंने बोला था कि हम आंसर बैक करेंगे, पर ऑब्वियस सी बात है अगर वो आंसर करते भी हैं तो वेनेजुएला की मिलिट्री उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी यूएस की है। आफ्टर दैट अर्ली लाइफ अगर देखोगे तो देखो बस ड्राइवर से ये कैरेकस तक पहुंचे थे, पहले ये बस ड्राइवर हुआ करते थे, बस ड्राइवर बने तो जो ट्रेड यूनियन नेगोशिएटर थे वो भी बन जाते हैं। यूनियंस बने होते हैं ना, जो ड्राइवर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो वैसे ही ये उधर नेगोशिएटर बन गए कि बातचीत मैं करा करूंगा लीडर के साथ। और यहीं से इनकी पॉलिटिकल बिगिनिंग शुरू हो जाती है। जो मैंने आपको एक नाम बताया 1990s में इमर्ज होते हैं हुगो शावेज। हुगो शावेज के अंडर इन्होंने काम करना शुरू किया, उनके जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो भी काफी ज्यादा रहा ऑन मदुरो। इसके बाद नेशनल असेंबली में ये इलेक्ट हो जाते हैं 2000 में, मतलब पॉलिटिकल एंट्री इनकी हो चुकी थी। देन हेड बनते हैं नेशनल असेंबली के 2005 में, देन फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं 2006 में, देन वाइस प्रेसिडेंट शावेज के ही अंडर 2012 से 2013 तक रहते हैं। 2011 में शावेज ने अनाउंस भी कर दिया था कि आप ही आगे चल के प्रेसिडेंट बनोगे, मतलब वो जो वर्बल एक एग्रीमेंट होता है। देन 2013 में शावेज की डेथ हो जाती है। देन आफ्टर दैट जो मदुरो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मतलब वहां पे एक सेटलमेंट करवाया गया था, स्पेशल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, ऑल्दो बोल तो दिया था शावेज ने कि आपने ही प्रेसिडेंट बनना है, तो मदुरो को एज अ सक्सेसर मान लिया जाता है शावेज का। उसके बाद टेंशन कहां से इमर्ज करना शुरू करती हैं, तो नंबर 1 इज ऑयल रिच कंट्री और दूसरा लैटिन अमेरिका में एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अगर आपने मैप ध्यान से देखा तो बिल्कुल कैरेबियन सी के नीचे ये लाए कर रहा है, और कैरेबियन सी में बड़ी सारी आइलैंड कंट्रीज हैं जिसमें से एक ट्राइनिडाड एंड टोबैगो भी आप पढ़ चुके हो, वैसे ही ग्रेनेडा है, यहाँ पे क्यूबा आपको मिलेगी, डोमिनिका मिलेगी, हेती मिलेगी, सो मेनी कंट्रीज जहां पे यूएस अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन करने की ट्राई करता है और उनका कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। अभी जब आप नेवल बेसिस के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे ग्वेटनामा करके एक नेवल बेस आएगा, जो वैसे तो आइलैंड कंट्री अलग है पर वहां पे मिलिट्री बेस आपको यूएस का भी मिलेगा, तो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन यूएस की मिलेगी। इसी के साथ जब कैरेबियन सी के साथ आप कनेक्टिविटी में आते हो तो साइड में आपका एक और ओशन आ जाता है, दैट इज अटलांटिक ओशन, तो आप पूरे ही वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर जाते हो। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है ही वेनेजुएला की। इसके अलावा रिच किसको लेके है, ऑयल को लेके, तो ऑयल के रिजर्व्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। पार्टी कैसी रहेगी, तो कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट रिजीम रहेगा। कम्युनिस्ट कौन बोलेगा, यूएस बोलेगा बार बार, ये कैसे बोलेंगे खुद को, लेफ्टिस्ट, सोशल वेलफेयर की ज्यादा बातें करेंगे। पर वो जो यूएस है उनका स्टेटमेंट आता है ये लेफ्टिस्ट लुफ्टिस्ट कुछ नहीं है, ये कम्युनिज्म में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्लासलेस जो सोसाइटी है उसको बनाने की ट्राई कर रहे हैं, मतलब वेल्थ जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने की ट्राई कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बोलने की बातें हैं। यूएस का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वेनेजुएला में वो बहुत ज्यादा हाई है, ये यूएस के क्लेम्स हैं टुवर्ड वेनेजुएला। अब इसके बाद मदुरो की जो गवर्नमेंट है बड़े लंबे अर्जे से इनको ये सप्रेस कर रहे थे। इसके अलावा 2 ऑपोजिशन लीडर भी आएंगे, दैट इज गाइडो, और दूसरी आती है मशादो, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था 2025 में। अब यूएस की तरफ से बार बार इनको सपोर्ट भी जा रहा था, पर कहीं ना कहीं जो डिटेरिएशन है रिलेशन में वो तब देखी गई जब इनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया, क्योंकि इनके ही साथ ट्रंप भी चाहते थे कि मुझे भी नोबेल पीस प्राइज मिले, जो उनको नहीं मिला था। आफ्टर दैट क्यूबा हो गया, चिली है, हेती है, डोमिनिका है, ग्वेटनामा है, मल्टीपल कंट्रीज आर देयर जहां पे रिजीम चेंजिंग करी है किसने, यूएस ने, मतलब गवर्नमेंट को इसी तरह से ऑक्यूपाई किया और वहां पे पूरे के पूरे रिजीम चेंज कर दिए। और कैसे, किस नाम को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप देख के आए कि अगर आप तोड़ रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस चीज को लेके आपने तोड़ा था वो रिपेयर करो और दोबारा से मैनेज करो। देन उसके बाद जो गैप्स थे वो और ज्यादा वाइडन कर जाते हैं। वेनेजुएला की जो डिपेंडेंसी थी वो ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स पे थी कि मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता रहूंगा और पैसा यहाँ से जनरेट होता रहेगा। पर 2013 के बाद आप देखोगे 2014 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं वेनेजुएला में। अभी तो एक ही साल हुआ है मदुरो को बैठे हुए सीट के ऊपर, पर 2014 में जैसे ये इकोनॉमिक क्राइसिस आए, यूएस ने ऊपर से लगा दिए सैंक्शन।
तो ये किसी और को बेच ही नहीं पा रहे थे अपना ऑयल। अब जब ऑयल ही नहीं बेच रहे, जो कि इनका मेजर सोर्स था रेवेन्यू का, पैसा हो गया ठप। और जब पैसा ठप होता है, क्यों बोला जाता है कि नोट्स आपको ज्यादा नहीं छपवाने चाहिए, यही रीजन है, यहां से आप समझना इसको। इकोनॉमिक क्राइसिस आए, सबसे पहले 255% आप इन्फ्लेशन यहां पे देखोगे, महंगाई दिखोगे। अब जितनी भी बेसिक नीड की प्रोडक्ट थी, वो फूड था, मेडिसिन थी, ये सारी इंपोर्ट ही करता था वेनेजुएला, इवन आज भी करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जब तक जाता, उससे पहले ही क्या आ जाते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब वो जो रेवेन्यू का सोर्स जनरेट हो रहा था यहाँ से, वो रेवेन्यू का रिसोर्स बिल्कुल ही बंद हो गया। तो अब कुछ तो खरीदना है। एक टर्म बताई थी रात को, किस किसने क्लास लगाई थी, अभी दोबारा से डिस्कस करूंगी मैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या था ये? हाँ, और थोड़ा और मतलब सभी को समझ आ जाए। देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट, आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो वहां पे पूछता है वो आपको कि करंट अकाउंट से निकालना है या सेविंग अकाउंट से निकालना है। तो वैसे ही हमारे कंट्री का भी एक करंट अकाउंट होता है, वैसे ही वेनेजुएला का भी एक करंट अकाउंट है। यहाँ पे सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि क्या हमने खरीदा, क्या हमने बेचा, पर यहाँ पे लिखा है डेफिसिट, मतलब किसी चीज का घाटा पड़ रहा है। आप खरीद बहुत ज्यादा रहे हो पर बेच बहुत कम रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका पैसा बाहर ज्यादा जाएगा और आएगा कम। तो वही चीज वेनेजुएला में भी हुई, इनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था ये बढ़ता गया, मतलब खरीद रहे थे बहुत ज्यादा, बेच रहे थे बहुत कम। सैंक्शन लगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से रेवेन्यू हो गया ठप, पैसा नहीं आ रहा है जेब के अंदर, पैसा सारा बाहर चला गया। तो इनको क्या करना पड़ा, करेंसी छापनी पड़ी। करेंसी, बहुत सारे नोट जब छाप दिए तो मतलब जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होगी आपकी करेंसी की, जिसकी वजह से क्या होगा, अब आपको अगर 50 रुपए की कोई प्रोडक्ट खरीदनी थी, वो शायद 5 करोड़ की मिलेगी। बड़े सारे नोट्स आपको एक चीज को परचेज करने के लिए देने पड़ेंगे। तो ये सारा सिनारियो होता है 2014 के, जब ऑयल प्राइसेस में क्रैशेस आए, इकोनॉमिक क्राइसिस वेनेजुएला में हुए, जिसकी वजह से एसेंशियल गुड्स की कमी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब पैसा ही नहीं बचा ना कुछ खरीदने के लिए। बाहर से आप फूड लेके आ रहे हो, मेडिसिन लेके आ रहे हो, पर पैसा तो चाहिए था उसके लिए। आपकी तो करेंसी यहाँ पे पूरी तरह से डेप्रिशिएट कर चुकी है, बाहर से कैसे खरीदते चीजों को। वायलेंट प्रोटेस्ट जो जनता थी वहां की, उनकी तरफ से फेस करता है वेनेजुएला। अब 2014 से लेके 2019 तक इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं, हाइपर इन्फ्लेशन ये फेस कर चुके हैं, एसेंशियल गुड्स की कहीं ना कहीं शॉर्टेज आ चुकी है। 2015 में देख लो, ये भी जो नेशनल असेंबली थी उसके ऊपर जो ऑपोजिशन पार्टी थी, मदुरो के राइटिस्ट पार्टी थी, उनका भी कंट्रोल आ गया था लगभग। क्यों आया? इनको भी बोलने को मुद्दा मिल गया ना कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं आपके रिजीम के अंदर, हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, जनता भी उनके सपोर्ट में आ रही थी। नेशनल असेंबली में उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल आएगा। पर मदुरो ने क्या किया यहाँ पे, जो कि अगेन जब मदुरो बोल रही हो ना तो कौन सी पार्टी की बात हो रही है, लेफ्टिस्ट की बात रखना याद, और एंटी इंपेरियलिज्म, वही आइडियोलॉजी इनकी बैकएंड पे चल रही है। इन्होंने क्या किया, जो ट्राइब्यूनल्स थे, ट्राइब्यूनल कोर्ट की ही तरह होते हैं जहां पे स्पेशल टाइप ऑफ केसेस हैंडल करे जाते हैं, इन्होंने क्या किया, जितने भी सुप्रीम ट्राइब्यूनल थे, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स आते हैं, उसी तरह से एक ट्राइब्यूनल भी आता है। और बोला जाता है ट्राइब्यूनल को स्ट्रेंथन करना हो, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस वहां पे ना रहो। तो मदुरो ने क्या किया, इनको अपने अंडर कर लिया। नेशनल इलेक्टोरल जो काउंसिल थी उसको भी अपने अंडर कर लिया, देन जो मिलिट्री थी उसको भी अपने अंडर कर लिया, मतलब जो मेन चीजें थी जो आपके अगेंस्ट जा सकती थी उनको अपने अंडर कर लिया। तो वो नेशनल असेंबली अगर ऑपोजिशन के पास चली भी गई थी तो उसका फर्क नहीं पड़ना था उतना। आफ्टर दैट 2013 से और 2014 में आप देखोगे फूड के जो इंपोर्ट थे, मतलब जो वेनेजुएला परचेज कर रहा था फूड की प्रोडक्ट्स को, वो 71% इंक्रीज कर चुके थे। आफ्टर दैट मेडिसिन और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, इनका जो इंपोर्ट था ये भी डिक्रीज कर चुका था बाय 68%। क्यों कर चुका है? क्योंकि आप, सॉरी मैंने अपना ही बना दिया यहाँ पे, क्योंकि जो वेनेजुएला है यहाँ पे चल रही है हाइपर इन्फ्लेशन, इनके पास जेब में पैसा नहीं बचा है कि वो पेमेंट बैक कर सके जब वो कोई चीज को परचेज कर रहे थे। देन इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी रेट था वो भी 44% इंक्रीज कर चुका था, ये डिक्रीज हुए, ऑब्वियस ही बात है, खरीदे नहीं जा पा रहे, ये डेथ का जो नंबर है ये इंक्रीज हुआ जा रहा है। और किसने दिया था ये डाटा? तो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। इन्फ्लेशन की फिगर्स देखोगे 2016 में 255%, मतलब जब तक यूएस ने भी सैंक्शन भी इंपोज नहीं करे थे तब इतनी इन्फ्लेशन यहाँ पे चल रही है। और 2019 में आप देखोगे तो मतलब 10 लाख जो परसेंट थी बाय सितंबर 2019, मतलब वो वाली कंडीशन इमेजिन करो, पहले आप ब्रेड के लिए जेब में 50 रुपए डाल के जा रहे थे, अब आपको गाड़ी लेके जानी पड़ रही है नोटों से भरी हुई ताकि एक ब्रेड का पैकेट परचेज किया जा सके।
क्योंकि वैल्यू नहीं बची आपकी करेंसी की। देन 2026 में अभी दोबारा से देखोगे तो कहीं ना कहीं 225% के आसपास की इन्फ्लेशन थी। तो इन्फ्लेशन भी, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा था वेनेजुएला के अंदर पब्लिक के थ्रू, अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें एक रीजन था, और जो अनएक्सपेक्टेड जो तरीके से इन्फ्लेशन यहाँ पे चल रही थी, वो सारी चीजें रीजन बताई गई हैं। देन देयर इज वेनेजुएला के जो क्राइसिस हैं वो किन फैक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा रहे, तो एक तो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी रखी। अरब पेनिनसुला जैसे कंट्रीज लाइक यूएई आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, इनकी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर, गैस के ऊपर, कि इसको एक्सपोर्ट करेंगे ठीक ठाक पैसा कमाएंगे। पर इनको पता है कि आने वाले टाइम में खत्म भी होने हैं रिजर्व, तो उन्होंने आज से ही डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो चले गए हैं, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है उसके पीछे? यही है कि हमारी एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। पर वेनेजुएला ने किया ऐसा, इनकी जो डिपेंडेंसी थी वो ऑयल के ऊपर सबसे ज्यादा थी। मिसमैनेजमेंट काफी ज्यादा रही। करप्शन के केसेस, चलो वेनेजुएला का क्या ही एक्सेप्शन बोलना, करप्शन के केसेस आपको लगभग हर कंट्री में मिलते हैं, जो कि वन ऑफ द फैक्टर इन वेनेजुएला टू। इसके बाद सैंक्शन, यूएस ने सैंक्शन लगाए, फिर तो इन्फ्लेशन आपने देख ली कहां पे चली गई, वो 1 मिलियन % पे पहुंच गई। देन देयर इज हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा होगी। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, दो पार्टीज कहीं ना कहीं रिजीम में बैठी हुई हैं। इसकी वजह से पूरा का पूरा तूफान आप देखोगे जो इकोनॉमिक कोलैप्स में लीड करता है इन वेनेजुएला। ये पास्ट टू प्रेजेंट की स्टोरी थी जो इनके इकोनॉमिक क्राइसिस आज तक फेस हुए आफ्टर मदुरो का जो रिजीम शुरू होता है। यहां तक स्टोरी क्लियर। ये इकोनॉमिक क्राइसिस की हमने अभी बात करी। नीतू, जब भी लेफ्टिस्ट की बात करी जाएगी ना, दो आती हैं ये, वन इज लेफ्टिस्ट एंड दूसरी आती है राइटिस्ट। यहां पे आप देखोगे ये बार बार फोकस करेंगे कि हमें सोसाइटी का वेलफेयर करना है, और जो जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनकी एलोकेशन, उनका जो कंट्रोल रहेगा वो सरकार के पास रहेगा। जबकि जो राइटिस्ट आएगा इनका मेन फोकस पैसे पे रहता है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी रहती है, जैसे कहीं ना कहीं यूएस की है। अभी ट्रम्प भी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिकन। वो भी कैसी पार्टी है? राइटिस्ट, कैपिटलिस्ट है। ट्रम्प का मानना है कि डिक्शनरी आप ओपन करोगे तो उसमें एक शब्द आता है लव, पर वो सुंदर शब्द नहीं है, उससे सुंदर है टैरिफ, जो वो बार बार इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाता रहता है, जो ड्यूटी लगती रहती है। तो मतलब वो कैसी उनकी आइडियोलॉजी आ जाती है? राइटिस्ट, कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड। पर बिडेन का रिजीम याद करो, डेमोक्रेट्स थे वो। डेमोक्रेट्स साउंड दे रहा है कहीं ना कहीं सोसाइटी की, डेमोक्रेसी दिख रही होगी आपको, तो वो सोसाइटी के वेलफेयर पे भी ज्यादा फोकस करता था। वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उसमें नहीं दिखाई देती, थोड़ी है उसको, नहीं तो क्लैप्स ही कर जाएगी इकॉनमी। पर लेफ्टिस्ट में मेनली जो फोकस रहता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के हित में रहता है, रादर देन कैपिटलिस्ट। आप पैसे पे उतना फोकस नहीं करते। देन देयर इज यूएस एंड वेस्टर्न जो सैंक्शन थे वो कहीं ना कहीं माने जाते हैं इस क्राइसिस के लिए। अब देखो, जब भी इकोनॉमिक कोलैप्स होता है, कहीं पे भी देख लेना, जब पैसे की बैकएंड से कमी पड़ती है। नानजिंग मैसेकर याद होगा आपको, कौन सी दो कंट्री थी? चाइना एंड जापान। जापान ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान के जो मिलिट्री थी, सोल्जर्स थे, उनको रिसोर्सेज नहीं आ रहे थे बैकएंड से, ना तो पैसा आ रहा है ना खाने के लिए चीजें आ रही है। एक ही चीज बढ़ी दोबारा से, लूटिंग इंक्रीज हुई। अगर लोग नहीं सुन रहे थे वहां की, उनको मार दिया गया। सेम यहाँ पे भी जब इकोनॉमिक कोलैप्स आया, क्राइम रेट डबल हुए, सैनिटेशन की प्रॉब्लम वहां पे लीड करने लग जाती हैं, और जो ड्रग ट्रैफिकिंग थी वो भी कहीं ना कहीं वेनेजुएला में बढ़ी, और जो करप्शन के केसेस से वो भी बढ़े आफ्टर दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इलेक्शन एंड पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में भी देख लो। 2018 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है दोबारा से हुए, मदुरो यहाँ पे जीत जाते हैं, और जो कि बाकी कंट्रीज ने कंडेम भी करा कि यहाँ पे इलेक्शन अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं। क्यों? पीछे आपने देखा जब ऑपोजिट जो पार्टी थी वो नेशनल असेंबली में आती है, तो मदुरो ने क्या किया था, जितना भी इलेक्टोरल काउंसिल था वो अपने अंडर कर लिया था। तो इस वजह से ये जो इलेक्शन हुए इंटरनेशनली इनको बोला गया कि ये तो फर्जी इलेक्शन हुए हैं, उनको पता था उन्होंने ही बनना है दोबारा से प्रेसिडेंट, तो दोबारा से बन गए। तो ये क्लेम्स लगाए गए इंटरनेशनली। आफ्टर दैट जो ऑपोजिशन में थे ग्वाइडो, ट्रंप ने बोल दिया कि ये है प्रेसिडेंट, आप नहीं हो प्रेसिडेंट, पर उनके बोलने से कुछ नहीं हुआ। अगेन टाइमलाइन देखोगे इन्हीं की है, ट्रंप की ही है। 2024 में दोबारा से देखोगे तो मदुरो दोबारा जीत गए। मदुरो जब दोबारा से जीते तो सेम एलिगेशन लगे कि जो इलेक्टोरल था, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वैसे इनका नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल है, कि यहाँ पे फ्रॉड्स करे गए हैं। ऑपोजिशन लीडर जो थे उनका क्रैकडाउन कर दिया गया। अथॉरिटेरियन रिजीम आपने पीछे देखा कि हमें अगर आप अपोज करोगे तो हम आपकी पॉलिटिकल परसिक्यूशन कर देंगे। अब मैंने टर्म बोली पॉलिटिकल परसिक्यूशन। हाँ जी, इसका क्या मतलब होता है? पकड़ोगे, यस, पॉलिटिकल परसिक्यूशन मतलब मेनली जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके ऊपर अटैक करवाए गए कि अगर हमारे ऑपोजिट जा रहे हैं उनको पकड़ो, जेल में डाल दो। क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी वहां पे वेरी कर रही थी, पॉलिटिकल परसिक्यूशन। उसके बाद मशादो भी ऑपोजिंग ही थी टुवर्ड
जो मदुरो हैं, दोनों के सेम। हाँ यस, तो उसके बाद ही इन्होंने इमर्ज करा था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए हमारी कंट्री के अंदर, और आप 25 में देख ही चुके, नोबेल प्राइज भी इनको मिल जाता है इन द कैटेगरी ऑफ पीस। कौन सी वाली जगह पे ये पीस प्राइज दिया जाता है? नो, बस काफी नजदीक हो, स्वीडन में बाकी दिए जाते हैं। नॉर्वे, ऑस्लो, ऑस्लो में सिर्फ पीस प्राइज दिया जाता है, बाकी सारे आपके स्वीडन में। कहा? एम्स्टरडेम कहाँ पे है? नीदरलैंड में। बस रहने दो, स्वीडन में बाकी के नोबेल पीस प्राइज दिए जाते हैं, जो पीस वाला है वो नॉर्वे ऑस्लो में दिया जाता है। चलो ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए यहाँ पे 2024 में, ह्यूमन राइट वॉच 2024, इसमें बोला गया कि 28.8 मिलियन वेनेजुएलन्स जो है उनमें से 20 मिलियन सफर कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉवर्टी। 80% वैसे पॉवर्टी रेट माना जाता है वेनेजुएला में, और जिसमें से जो 50% है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में कंसीडर किए जाते हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस वो वेनेजुएला ने फेस करे। देन देयर इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एक इंडेक्स भी आता है मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स पॉवर्टी को जो रिप्रेजेंट करता है। इसमें सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे एजुकेशन कैसी चल रही है किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, सैनिटेशन, हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता है, और पैसा तो देखा ही जाता है कि वेजेस कैसे दिए जा रहे हैं। वेजेस की प्रॉब्लम वेनेजुएला ने फेस करी। आफ्टर दैट 14.2 मिलियन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को फेस कर रहे थे। 8 मिलियन वेनेजुएला ने ऑलरेडी 2014 में कंट्री को लेफ्ट आउट कर दिया था, जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 2014 का टाइम पीरियड। और क्या रीजन बताया उसके पीछे? इकोनॉमिक हार्डशिप और पॉलिटिकल परसिक्यूशन, वो जो पकड़ के डाल दिया जा रहा था कि अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट। देखो यहाँ पे एक और टर्म बोली थी, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इंडिया में है ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रंप ने ये भी बोला वेनेजुएला में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच को लेके है, वो भी वायलेट करवाया गया है। तो एक रीजन वो भी बताया। देन कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, इन्होंने भी कुछ डाटा प्रोवाइड करा कि मेन रीजन क्या है बिहाइंड दिस ऑल, जो भी ये कैप्चरिंग एंड ऑल करी गई, तो वो है ऑयल। और इन्होंने ये भी बोला साथ में कि अगर कोई इस चीज को नहीं कवर कर रहा है कि ऑयल रिजर्व्स के पीछे ये कैप्चर नहीं हुआ है, तो मतलब वो रियलिटी को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। तो 100% रीजन यहाँ से यही निकल के आते हैं कि किस चीज के पीछे ये लड़ाई करी गई है, तो ऑयल के रिजर्व्स को लेके। इसके बाद शावेज और मदुरो, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। पॉलिटिकल ऑपोजिशन, मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, सिविल सोसाइटी के ऊपर प्रेशर लगाया, ऑल आर द रीजन जो यहाँ पे बार बार यूएस के थ्रू बोले जा रहे थे। अब देखो यूएस ने क्या क्या सैंक्शन लगाए थे ऑन वेनेजुएला। अब जो सैंक्शन होते हैं ये आपके इकोनॉमिक सैंक्शन हो सकते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन यानी कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, पनिशमेंट लगा रहे हो पैसों से रिलेटेड चीजों के ऊपर, इसमें इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, ट्रेड्स आ जाते हैं। देन देयर इज पॉलिटिकल जो सैंक्शंस होते हैं। पॉलिटिकल सैंक्शन में क्या होगा, जैसे आपकी एम्बेसी आती है, देन एम्बेसी के अलावा एक और टर्म आप पढ़ चुके हो, काउंसिल्स। तो यहाँ पे क्या किया गया था यूएस के थ्रू? वीजा रेवोकेशन, वीजा ही कट डाउन कर दिए थे कि हमारे ना तो कोई एम्बेसी वगैरह आपके जो लोग हैं वो हमारी कंट्री के अंदर आएंगे। तो रेवोकेशन कर दी गई थी उन ऑफिशियल्स के लिए भी और उनके जो फैमिली मेंबर्स थे। और आपको पता है जो डिप्लोमैट होता है उसको कुछ इम्यूनिटीज मिली होती हैं कि अगर वॉर भी चल जाए बिटवीन टू कंट्रीज तो वो जो डिप्लोमैट है उसके ऊपर अटैक नहीं करा जाता। ये रूल बाद में तो आप वेना कन्वेंशन में पढ़ते आए। पर्सोना नॉन ग्रेटा करके आपने एक टर्म सुनी होगी, पर्सोना नॉन ग्रेटा। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का भी जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पहलगाम अटैक वाला सिनारियो, तो उस टाइम पे भी ये टर्म इंडिया ने पाकिस्तान को बोली थी, पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या होता है कि पर्सन यू आर नॉट वेलकम। ये डिप्लोमैट के लिए टर्म यूज करी जाती है। हम नहीं चाहते कि आपके जो डिप्लोमैट हैं वो हमारी कंट्री में रहें, तो वहां पे ये टर्म यूज कर दी जाती है, दैट इज पर्सोना नॉन ग्रेटा। ये वेना कन्वेंशन में मेंशन्ड है। वेना कन्वेंशन क्या है? तो एक रूल की बुक आपको मिलेगी जिसमें स्पेशली डिप्लोमैट्स के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाएंगी, क्या इम्यूनिटीज उनको दी जाएंगी, कैसे उनको निकाला जा सकता है, कितना टाइम पीरियड देना पड़ेगा वॉर अगर छिड़ जाती है, वो सारी चीजें आपको वेना कन्वेंशन में मिलेगी। आफ्टर दैट फाइनेंशियल सैंक्शन लगाए गए थे वेनेजुएला के ऊपर और डायरेक्ट सैंक्शन मदुरो की गवर्नमेंट पे भी लगाए गए थे। तो ये सारी चीजें प्रेशर क्रिएट करने के लिए था ऑन वेनेजुएला। देन रिसेंट मंथ्स में क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रही थी कि यूएस कुछ ना कुछ करेगा आगे आने वाले टाइम के अंदर। तो सबसे पहले तो ड्रग बोट्स। अब देखो ये कैरेबियन सी वाला पार्ट आ गया, जितनी भी यहाँ से बोट्स जा रही थी जिनमें स्पेशली यूएस ने क्या बोला कि ये ड्रग्स कार्टेल थे, यानी कि ड्रग्स को इलीगल तरीके से यूएस में पहुंचा रहे थे। अब ठीक है, ये ड्रग कार्टेल की प्रॉब्लम आज की नहीं थी, कई बार यूएस में इलीगली गई है, जिसमें से वन ऑफ द जो लीडिंग है वो फेंटानिल है। एक ये जो फेंटानिल है
बहुत डेंजरस ड्रग होती है। मॉर्फिन के बारे में आप सभी ने सुन रखा है, पेन किलर की तरह इसको हॉस्पिटल्स में यूज करा जाता है। फेंटानिल को अगर देखोगे ये 50 to 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू द मॉर्फिन। तो वो पेन किलिंग के लिए यूज करी जा रही थी। अगर इसका ओवर यूज कोई पर्सन कर लेता है तो कई बार डायरेक्ट कोमा में भी चला जाता है या फिर डेथ भी हो जाती है। तो अब्यूज क्यों करते हैं किसी भी ड्रग का? वो थोड़ी सी देर हेलुसिनेशन हो जाए, थोड़ी देर एक्टेसी मिल जाए, उस चीज के लिए ये नशे करे जाते हैं और कई बार डेथ भी हो जाती है। फेंटानिल फॉर नाउ यूएस में पूरी तरह से बैन नहीं है, उसको सिर्फ किस चीज में यूज करा जा रहा है? मेडिकल पर्पस की, वो जो एक्सट्रीम लेवल की सर्जरीज होती हैं उसमें यूज करा जाए। अब यहाँ पे कैरिबियन सी में जब भी कोई ड्रग्स रिलेटेड बोट जाती थी तो यूएस क्या कर रहा था उसके ऊपर? डायरेक्ट अटैक। क्योंकि यूएस ने बोला कि वेनेजुएला की तरफ से बहुत सारे ड्रग रिलेटेड ट्रैफिकिंग हमारी कंट्री में करी जा रही है। तो नंबर 1 रीजन तो यही बोला था कि ये जो नार्को टेररिज्म है जो वेनेजुएला से यूएस की तरफ आ रहा है, इसको हमने खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। उसके बाद यूएस की जो मिलिट्री प्रेजेंस थी कैरिबियन सी में वो भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे इनके नेवल बेसिस आप देखोगे डिफरेंट छोटे छोटे आइलैंड नेशंस में है, वहां पे इनकी मिलिट्री प्रेजेंस एक्टिव हो चुकी थी। नेवल शिप्स आ रही हैं, ट्रूप्स को डिप्लॉय करा जा रहा है। मोर देन 15,000 ट्रूप्स ऑलरेडी इन मिलिट्री बेसिस के अंदर यूएस ने डिप्लॉय कर दिए थे। थर्सडे को ही आप देखोगे ये वाली सारी चीजें जो डिस्कशन थी दोबारा से उन्हीं चीजों पे निकल के आ रही है। नंबर 1 इज नार्को एंड दूसरा आ जाएगा आपका ऑयल कोऑपरेशन। कि वेनेजुएला ने क्लेम करा था कि नेगोशिएशन कर लेते हैं कि कैसे इसको बेटर हम टैकल कर सकते हैं, पर यहाँ पे कोई नेगोशिएशन नहीं हुई क्योंकि ट्रंप ने क्या बोला था अभी जब ये अटैक भी करा गया, जब कैप्चरिंग करी गई, कि मैं तो मूवी की तरह देख रहा था घर पे बैठ के कि कैसा ये पूरा का पूरा मिशन कंडक्ट करा गया। फिर उनकी वो जो डेल्टा फोर्स है, स्पेशल फोर्स है, काउंटर टेररिज्म के लिए उनके लिए काम करती हैं, कि कैसे उन्होंने एक्टिव प्रेजेंस अपनी दिखाई, कितने तगड़े टैक्टिक्स हमारी कंट्री के पास हैं। तो ये प्रेगमेटिक अप्रोच थी, अब नेगोशिएशन से कुछ नहीं होना था। तो यहाँ पे ये नेगोशिएशन तो बिल्कुल ही फेल होगी। थर्सडे सैटरडे को ये कैप्चर कर लिया जाता है। देन देयर इज ईरान की बात करते हैं। अब ईरान ने भी क्रिटिसाइज किया, इंडिया ने ओपनली कुछ नहीं बोला फॉर नाउ, रशिया की तरफ से भी कुछ खास स्टेटमेंट नहीं आई। इवन यूएस ने अपनी तारीफ करी कि हमसे कुछ सीखो कि कितने स्ट्रॉन्ग वेपन्स हमारे पास है। वो कहीं ना कहीं रशिया को भी टारगेट कर रहा था क्योंकि कोल्ड वॉर में आप देख रहे हो एक तरफ सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ यूएस था। तो उनको बताया जा रहा है कि आप तब से लड़ रहे हो यूक्रेन के साथ और हमने एक ही बारी में ये कैप्चरिंग करके दिखा दी। देन देयर इज सीरिया एंड नाइजीरिया, एक्टिव प्रेजेंस कहीं ना कहीं यूएस की आपको मिलेगी, यहाँ पे भी हैवी बॉम्बार्डमेंट करी थी यूएस ने। देन तेहरान आ गया। ईरान की बात अगर करें तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियर साइट्स थी इनकी, फोर्डो, नतांज, एस्फाहान। ये पूछा जाएगा पेपर में, इनको याद रखना कि ये कहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स हैं। तो ये फोर्डो, नतांज, एस्फाहान, जब यूएस को पता चलता है कि कहीं ना कहीं दोबारा से ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है तो उन्होंने अटैक ही करवा दिए। तो ईरान ने भी इस चीज को कंडेम करा। इवन ईरान में भी आज के टाइम पे आप देखोगे वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रखा है। अगेन प्रोटेस्ट किस चीज को लेके है? तो वही रीजन जो जनता को चाहिए आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट, तो वहां पे भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो इंक्रीज करता जा रहा है। उसके बाद जो वेजेस दिए जाते हैं लेबरर्स को बहुत ही कम है, जो उनकी बेसिक नीड को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ईरान में भी सेम चीजें हैं। ईरान के बाद कोलंबिया से एक स्टेटमेंट आती है। कोलंबिया जिसको आपने मैप पे देखा, इस तरफ वेनेजुएला था, यहाँ पे क्या था? कोलंबिया। कोलंबिया को भी स्टेटमेंट दे दी थी ट्रंप ने कि वेनेजुएला के बाद आपको ही हम देखेंगे। कहीं ना कहीं कोलंबिया की तरफ से भी ड्रग ट्रैफिकिंग यूएस बोलता है कि हमारी कंट्री में आती है। अगेन कोलंबिया को भी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा था। तो ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी अटैक करा था। यहाँ पे B2 बॉम्बर्स के बारे में आपने पढ़ा था, तो उनसे अटैक करा था। आफ्टर दैट और भी बहुत सारी स्ट्राइक्स हैं जो यूएस ने कंडक्ट करवाई हैं, जैसे येमेन में आपने देखा था अबाउट हाउदीज रेबल। उसके बाद सोमालिया के जो मिलिटेंट्स हैं, सोमालिया का याद है ना इशू, सोमालीलैंड के बारे में आप पढ़ चुके हो। आफ्टर दैट देयर इज इस्लामिक ग्रुप इन इराक, तो यहाँ पे भी अटैक्स करें। इराक का तो 2003 वाला वॉर भी आपने ध्यान में रखना है, वहां पे भी यूएस की एक एक्टिव प्रेजेंस आपको मिलेगी। नाम क्या था? ठीक है जी। उसके बाद वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स के ऊपर बात करी गई कि जो क्रूड ऑयल है वो अभी के टाइम पे 300 बिलियन बैरल्स का रिजर्व है इनके पास। ये बैरल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में उनके पास क्रूड ऑयल अवेलेबल है, पर जो यहाँ से प्रोडक्शन करी जा रही है दैट इज ओनली 0.8%। मतलब 20% जो ग्लोबल ऑयल रिजर्व है वही यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं। परसेंटेज है, आपने ये वाली याद रख लेनी है, ये यूएस के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है। अब ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं इतने ज्यादा हैं पर बावजूद इसके आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। तभी वो आया कि अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो आपने ही फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उसको दोबारा से मैनेज करने की। ये इसी ऑयल रिजर्व को लेके बोला हुआ है। कितना ज्यादा डिस्पाइट इतना पोटेंशियल है फिर भी आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। तो वेनेजुएला क्यों नहीं इनको आने दे रहा कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, शेवरॉन कंपनी को यहाँ पे लाइए और जो प्रोडक्शन है उसको और इंक्रीज करवाइए ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो सके, डिफरेंट कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर सके। क्या ठीक है, तो
यस, पहले ग्रेट कोलंबिया हुआ करता था जहां पे वेनेजुएला और जो छोटी छोटी कंट्रीज आप सूरीनेम, गुआना, फ्रेंच गुआना देखते हो, थोड़ा सा पार्ट ब्राजील का हुआ करता था। नेक्स्ट, यस, पनामा में भी सेम ही इन्होंने करा था, वहां पे भी कैप्चरिंग एंड पिकिंग अप, वही वाला काम। राइट, कैप्चरिंग हुई थी। अब सुनो सुनो, रुको रुको, वापिस आ जाओ, पॉलिटिकल डिबेट छोड़ो, यहां पे सुनो रीजन। नंबर वन, जिसके लिए ये फाइट शुरू हुई थी, दैट वाज द नेशनल इंटरेस्ट। वेनेजुएला ने बोला था कि यूएस की एक एक्टिव प्रेजेंस रही टिल 1990s। शावेज जब आते हैं तो उन्होंने एक ही टर्म यूज करी थी, सॉवरेंटी। तो वैसे ही आपकी टेक्निकल सॉवरेंटी होती है, आपके रिजर्व्स को लेके सॉवरेंटी होती है, आपके अपने इंटरनल अफेयर्स को लेके सॉवरेंटी होती है। पर बीच में दिक्कत क्या हुई, टाइम पीरियड ठीक ठाक निकल गया फ्रॉम 1990s टू 2013। यहां तक ठीक ठाक भी नहीं था, इकोनॉमिक क्राइसिस इसमें भी फेस करे, पर उतने लेवल के नहीं थे। ये आराम से अपना ऑयल डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बेच पा रहे थे। इवन इंडिया भी वेनेजुएला से बथेरा ऑयल परचेज करता था। पर जब 2019 में वो हाइपर इन्फ्लेशन 1 मिलियन% पहुंचती है, तो उस टाइम पे हमें भी अपना स्टेप बैक करना पड़ा, क्योंकि अगर हम वेनेजुएला से उस टाइम पे ऑयल परचेज करते तो फिर हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगने थे, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हो जाता। तो घूम फिर के जो बात होती है हर एक कंट्री की, वो सॉवरेंटी की ही अराउंड रिवॉल्व करती है। इसी को लेके ये फाइट शुरू हुई थी। अब खत्म करने के लिए यहाँ पे कैप्चरिंग की एक्टिव पार्टिसिपेशन यूएस ने शो करी। देन देयर इज मैसिव रिजर्व होने के बाद भी वेनेजुएला का जो करंट प्रोडक्शन है वो सिर्फ 1 मिलियन बैरल है पर डे का। और इसको फिर देखोगे अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में थ्रू आउट द वर्ल्ड वो सिर्फ 0.8% है, जो कि बहुत कम है, डिस्पाइट इसके कि आपके पास 303 बिलियन बैरल्स है, जिसको आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। शेवरॉन के बारे में देख लो, ये एक अमेरिकन ऑयल कंपनी आ जाएगी, और एक ही ऐसी मेजर फॉरेन ऑयल कंपनी है जो वेनेजुएला के क्रूड ऑयल्स के ऊपर चेक रख रही थी। वेनेजुएला की गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि ये स्टेप बैक करे, जो कि यूएस को कहीं ना कहीं पच नहीं रहा था दोबारा से। आफ्टर दैट इन्हीं को वापस लेने के लिए ये सारा इशू हुआ, और ट्रंप ने बोला कि $1 बिलियन इन्वेस्ट मैं करूंगा इन वेनेजुएला, ताकि इन ऑयल रिजर्व्स को बेटर यूटिलाइज करे जा सके। और बोला कि जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर बैडली ब्रोकन है, तभी तो बोला डॉन रो जो डॉक्ट्रीन है वो दोबारा से दी कि ये जो बैडली ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है ऑयल से रिलेटेड वेनेजुएला के अंदर, उसको दोबारा से मैं रिपेयर करूंगा। तो वो मैं आ जा रहा है, मॉनरो की जगह पे डॉन रो कर दिया बार बार, वो तो रिब्रांडिंग है जस्ट, बट थ्योरी वही है, सेम आइडियोलॉजी है जो पहले फॉलो होती थी। अब एक एंटवेब बेस्ड ट्रेनिंग एंड एडवोकेसी बॉडी है यूरोपियन यूनियन की, इन्होंने बोला कि ये जो इन्वेजन हुई है, अब देखो यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फेयर के मैटर्स में यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट नहीं करेगा एंड वाइस वर्सा, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि ये जो इन्वेजन हुआ है वेनेजुएला में इलीगल है पूरी तरह से, नंबर 1। दूसरा, वेनेजुएला को डेलिबरेटली यहाँ पे जो इनके प्रेसिडेंट है उनको कैप्चर करा गया है ताकि अटैक करा जा सके ऑयल रिजर्व्स पे। मतलब वो जो यूरोपियन यूनियन के थिंक टैंक्स है वो भी क्या बोल रहे हैं, ये चीज इलीगल हुई है, वो बेशक यूएस कुछ भी बोले। उसके बाद एनालिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव यहाँ पे निकल के आया कि जब भी ऐसी इंटरनेशनल इश्यूज बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं तो उससे क्या है, आप अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सप्रेस करने की ट्राई कर रहे हो। जैसे ये एप्स्टीन फाइल्स है, पब्लिक अटेंशन पूरा चला गया था जब ये फाइल्स रिवील होती हैं, ट्रैफिकिंग करवाया करते थे गर्ल्स की, तो इनकी यहाँ पे पिक्चर दिखाई दी है प्रॉपर। तो बोला गया कि इस इशू से डाइवर्ट करने के लिए है, जो मेजर बैंक्स हैं कहीं ना कहीं यूएस में काफी ज्यादा कोलैप्स कर रहे हैं, उससे डाइवर्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए। मतलब जो मीडिया का शिफ्ट है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर भी ये चीजें करी जाती हैं, जब गवर्नमेंट से हम कोई स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ ना कुछ धमाका हो जाता है ऐसा कि सारी जो पब्लिक है वो उसी तरफ देखना शुरू कर देती है, पूरा सोशल मीडिया उसी से भर जाता है। जैसे अभी इंदौर में वाटर कंटामिनेशन का एक केस सामने आया था, अभी के लिए वो सप्रेस है क्योंकि मेन हाइलाइट्स जो है वो आपको वेनेजुएला के ही दिखाई देंगे। एक ही चीज बार बार कवर अप करी गई है, कुछ नहीं, मदुरो की फोटो लगा देते हैं। अभी न्यूयॉर्क ऐसे पैर के नीचे वो नार्कोटिक्स वाला उनका जो डिपार्टमेंट है वहां की पिक्चर आज लगी हुई है कि वहां पे प्रोसीडिंग सारी शुरू होगी। अब ये मॉनरो डॉक्ट्रिन 1823 में शुरू हुई थी, मेन जो इनका फोकस था वो यही कि जो यूरोपियन यूनियन था उस टाइम पे एक्सपांड कर रहा था, साउथ अमेरिका में भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको मिलेगी, तो वो चीज ना हो, तो इस वजह से इन्होंने बोला कि अलग अलग रहते हैं, अपना अपना काम रखते हैं, कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं करेगा। आफ्टर दैट इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो अभी रीब्रांडिंग कर दी गई है, डॉनरो और कुछ भी नहीं है, बस आपको इस डॉक्ट्रिन का पता होना चाहिए। यूएस यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर वो खुद को यहाँ पे काउंट कर रहा था, यूरोपियन यूनियन, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और यूरोपियन यूनियन कहीं डोमिनेट ना कर जाए तो उस चीज को सप्रेस करवाने के लिए था। अभी जस्ट रीब्रांडिंग है। इवन अर्जेंटीना में आप देखोगे, अर्जेंटीना को सपोर्ट मिल रहा है। अब देखो अर्जेंटीना और दूसरी तरफ ब्राजील, इनकी बनती है, इनकी भी हिस्टोरिकल राइवलरी है, जहां पे अर्जेंटीना में आप देखोगे राइट लीनिंग गवर्नमेंट है, तो बताओ यूएस का सपोर्ट रहेगा,
ऑब्वियस सी बात है, जब राइटिस्ट आइडियोलॉजी आ गई तो ट्रंप की भी क्या चल रही है इस टाइम पे, राइटिस्ट आइडियोलॉजी। तो जब भी पावर्स चेंज होती हैं उनकी आइडियोलॉजी की वजह से रिलेशन पे भी बहुत सारे इंपैक्ट्स पड़ते हैं। और वहीं पे ब्राजील में देखोगे तो देयर इज लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। तो जब मोदी गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे 5 नेशन विजिट पे, तो आपने देखा था अर्जेंटीना से गए थे टुवर्ड ब्राजील। अर्जेंटीना ने भी ठीक ठाक मिसाइल में इंटरेस्ट शो किया था हमारे कि हम परचेज करेंगे, पर हम मीट नहीं करेंगे इन ब्राजील। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हिस्टोरिकल राइवलरी है इनकी भी अपनी, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजीज का डिफरेंस आ जाता है। देन इंटरवेंशन, ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी बड़े सारे इंटरवेंशन यूएस कर चुका है। अब कहीं पे लिखित में नहीं आपको मिलेगा कि किसी कंट्री के ऊपर क्लेम किया जा सकता है। अफगानिस्तान और तालिबान, ये आपके सामने का एक एग्जाम्पल है। पहले अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी, आज किसकी बोलते हो? तालिबान की गवर्नमेंट। वहां पे एक बोमियन टाइप ऑफ बुद्धा की एक बड़ी सी स्टैच्यू था, वहां पे बॉम्ब लगा दिया उन्होंने, सिर वाला पार्ट उड़ गया। चाइना से पैसा आ रहा था पहले, चाइना का एकदम से पैसा रुका, क्योंकि बेशक चाइना के अंदर 70% जो पीपल हैं वो एथीस्ट है, किसी भी गॉड में बिलीव नहीं करते, पर जो 30% पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं जो जेन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है उसमें अभी भी बिलीव करते हैं। तो उनका जो जैसे वो सिर उड़ाया तो तालिबान बोले नहीं, हमने भी अब थोड़े फोकस करना है कंजर्वेशन के ऊपर, गलती होगी, इसको हम प्रिजर्व करेंगे बिना सिर के। तो वही चीज आप देखोगे कि यूएस की जो इंटरफेरेंस है वो बहुत सारी कंट्रीज में रही है। यहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेंस, इकोनॉमिकल डोमिनेंस, सारे फैक्टर्स आपको लीड करते हुए दिखे। कहीं लिखित में नहीं आपको मिलेगा कि आप ये चीज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यहाँ भी यूएस ने बोला कि एक मशीनरी है वो डिफंक्ट हो चुकी है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये तो गुड ही दिख रहा है ना कि इन्वेस्टमेंट होएगी, हैवी इन्वेस्टमेंट होएगी, उसके बाद आप डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। ऐसा थोड़ी है कि एनर्जी सेक्टर आज वेरी कर रहा है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं या सोलर पावर की तरफ जा रहे हैं, विंड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो ऑयल से एकदम से डिपेंडेंसी रिड्यूस कर जाएगी। आज भी ऑयल के ऊपर उतनी डिपेंडेंसी है। पर यहाँ भी जो क्वेश्चन अगेन उठता है वो सॉवरेनिटी को लेके ही होता है। हर एक कंट्री यही चाहती है कि हमारे जो इंटरनल अफेयर्स है उनमें कोई इंटरफेरेंस ना करे, पर पावरफुल कंट्रीज करती हैं ऐसे। अभी हिस्टोरिकल एग्जांपल देखो, ये यूएस के ही हैं सारे, फ्रॉम 1898 टू 1994 एटलीस्ट 41 टाइम्स। जो लेटिन अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका और जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं, 41 टाइम्स इन्होंने ये चीजें करी हैं, कैप्चरिंग करी है, रिजीम चेंज करवाए हैं। और इन टोटो देखोगे, अगर कैरेबियन आइलैंड के कुछ पार्ट्स को भी देखोगे, 70 से भी ज्यादा रिजीम ये चेंज करवा चुके हैं, सेम प्रोसेस के जरिए जैसे आज के टाइम पे यूएस कर रहा है। उसके बाद मेन जो रीजन बताता है वो है काउंटरिंग कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म क्लासलेस वाला वर्ड यहाँ पे इज द की वर्ड। मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये स्लोगन बार बार छेड़ देते हैं, अपनी कैंपेन में भी शुरू कर दिया था। ये अपना पब्लिक जो सपोर्ट है अपनी कंट्री से उसको लेने के लिए कि हमने दोबारा से वही चीज फ्लरिश करवानी है। खैर ये दबाने वाली बातें हैं, इस स्लोगन का अब कोई रेलेवेंस नहीं बचा हुआ है। अब एक और टर्म यहाँ पे आती है, रन द कंट्री से प्रॉपर एंड जुडिशियस ट्रांजिशन, कि कंट्री प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही थी, अब हम वहां पे सेफ, प्रॉपर और जुडिशियल तरीके से बात करेंगे, जबकि जो इन्होंने काम किया वो भी कहीं ना कहीं इलीगल ही है। देन रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थॉमस मेसी, अब ये जो ये भी अगेन थिंक टैंक टाइप आ जाता है, वहां पे लिखा है रिपब्लिकन और साथ में लिखा है कांग्रेसमैन थॉमस मेसी। अब रिपब्लिकन लिख दिया शुरू में तो ऑब्वियस सी बात है किसका सपोर्ट आएगा, ट्रंप के फेवर में ये चीजें बताएंगे। तो इन्होंने भी बोला कि जो वेपन की ट्रैफिकिंग थी, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग थी, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी फ्रॉम वेनेजुएला टू यूएस। तो ये फेवर कर रहा है, इन शॉर्ट पब्लिक में ये रिप्रेजेंट करने की ट्राई करा जा रहा है कि ये गुड विल में काम करा गया है जो कैप्चरिंग का काम हुआ। और इसके अलावा यूएस जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था बिकॉज ऑफ वेनेजुएला, वो है इनकी फेंटानिल की प्रोडक्शन। फेंटानिल एक टाइम पे 2021 से लेके 23 तक आप देखोगे बहुत बड़ा मुद्दा बना था। उसके बाद जब इसको बैन वगैरह कर दिया गया, मेडिकल पर्पज से ही यूज किया जाने लगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सप्रेस हुआ। देन कैसे ये खत्म होगा वो हमको नहीं है पता। बोला तो गया है कि जो डेल वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ की रॉड्रिगोज, उन्हीं को इंटरिम प्रेसिडेंट, इंटरिम वर्ड लिखा हुआ है, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे, अभी इलेक्शन का कोई यहाँ पे सिनारियो नहीं है, पर इन्होंने बोला है कि हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पे ही काम करेंगे, राइटिस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो रॉड्रिगोज है इनका अगेन फैमिली बैकग्राउंड आपको लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का ही मिलेगा, तो ये भी सपोर्ट कर रही है। उसके बाद इन्होंने यूएस का जो एक्शन है उसको डिनाउंस करा और उसके अलावा बोला कि हम अटैक करेंगे वेनेजुएला की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर अगर फिर मिलिट्री का कंपैरिजन आप करोगे तो वो तो वैसे ही वर्बली हम बोल सकते हैं कि हार जाएंगे इजीली। हाँ, गिर तो जाना चाहिए था। अब बॉम्बिंग की बात करें तो यूएस की अभी कोई भी आपको ट्रूप नहीं मिलेंगे जो वेनेजुएला के लैंड पे अवेलेबल हो आज के अपडेट के हिसाब से। हाँ, यस, C-17 जो इनका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको यूज किया ट्रूप्स की एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने, फोर्ड को यूज करा।
अपाचे हमने भी परचेजिंग करी है इवन हेलीकॉप्टर्स की। चिनूक हेलीकॉप्टर्स का यूज करा छत पे, जो जब ट्रूप्स को डिप्लॉय करा गया चिनूक का इन्होंने यूज करा, तो यस किया इन्होंने, यस यस यस। अभी के टाइम पे देखोगे तो कोई भी ट्रूप अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको वेनेजुएला में फ्रॉम द यूएस, और जो टर्म है वो सारी चीजें लिखी हैं अभी, थर्ड टर्म एंड ऑल, वो सारा चीज यहाँ पे लिखा है। इसके बाद मशादो की भी बात करी है, मशादो को भी चांस नहीं है कि एकदम से उनकी पार्टी लीड कर जाएगी, वहां पे ईगो क्लैशेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। देन करंट अभी देखोगे तो अनसर्टेनिटी बन रखी है। जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है यूएस का, वहां पे उनको ले गए हैं कि वहां पे ही सारी जो भी ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग हुई है, नार्को टेररिज्म हुआ है। अब जब भी नार्को टेररिज्म होता है तो ब्लैक मनी को फिर व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की ट्राई करी जाती है ऑन द नेम ऑफ आइडियोलॉजी। तो यूएस का अभी यही क्लेम है कि केस जो है वो सारे कहाँ पे चलेंगे, तो न्यूयॉर्क में जो लोकेटेड इनका नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है। तो ओवरऑल यही अभी ऑक्यूपेशन करी गई है, ट्रांजिशन है, रिजीम चेंज हुआ है, और ये ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। ये ऑयल वाला सारा मैंने आपको समझा दिया, वही लिखा है, बस रिटन फॉर्म में है जस्ट, तो इसके ऊपर नहीं मैं जा रही। हाँ जी, हाँ, और ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म जो केस चलेगा वो इन दो चीजों को लेके है। ऑयल की तो बात भी नहीं कर रहे, वो ऑयल की बोल दी थी 1 महीना 1.5 महीना पहले कि जो ऑयल के रिजर्व्स हैं एक ही मिलिट्री एक्शन से मैं अटेन कर लूंगा। अभी जो मेन फोकस है, जो केस जा रहा है, वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में गया हुआ है कि ड्रग की ट्रैफिकिंग हुई, डिस्पाइट इसके कि बार बार यूएस ने वार्न करा था। नहीं, वियना कन्वेंशन है, ट्रीटी प्रोटोकॉल कन्वेंशन, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। अभी रिवीजन वाली क्लास में पहुंच रहे हैं हम, वियना कन्वेंशन, डू अटेंड इट प्लीज, ठीक है, फिर उसमें पूरा ही करेंगे हम कन्वेंशन, ट्रीटी, प्रोटोकॉल, क्या क्या डिफरेंसेस है। डन। तो अभी के लिए आगे चलते हैं। ये सऊदी अरेबिया की बात करी गई थी कंपैरिजन के लिए कि डिस्पाइट सेकंड नंबर पे है और कहीं ना कहीं 200 बिलियन बैरल के आसपास इनको रिजर्व्स इनके पास मिलेंगे, पर उसके बाद भी नंबर 1 पे एक्सपोर्टर आता है। तो ये यूएस ने कंपेयर करा था जस्ट। ये देख लो, वेनेजुएला पर डे 1 मिलियन बैरल ही कर पाता है, जबकि बाकी आप ऑयल प्रोडक्शन देखोगे वो 100 मिलियन बैरल्स पर डे कर देते हैं, तो बहुत कम है। ये रिप्रेजेंट करा जा रहा है कि एक्चुअल में वेनेजुएला फेल हुआ है अपने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। तो ये रीजंस बताए यूएस ने, इनको आप अभी के लिए स्किप कर दो क्योंकि मैंने आपको ये वर्बली बता दिए। अब जो चलना है आपको बस एक जगह पे, दैट इज ये वाला ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये हमारी लिमिटेड आ गई, विदेश लिमिटेड। स्टेक्स परचेज करे हुए थे वेनेजुएला के 2 ऑयल प्रोजेक्ट्स के अंदर। एक सैन क्रिस्टोबल, 40% स्टेक्स हैं यहाँ पे। आरबीआई क्या बोलता है, जब आप 24.99% से ज्यादा के स्टेक्स परचेज करते हो तो उसके बाद आप प्रोमोटर बन जाते हो, मतलब आपके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो है दैट इज कैराबोबो, यहाँ पे 11% के स्टेक्स परचेज करे हुए। अभी आपकी इकोनॉमी नहीं हुई है तो आप याद रखना ये क्या है, ओनरशिप। जब भी स्टेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे ओनरशिप की बात होती है। और जो पेंडिंग डिविडेंड, मतलब वो जो प्रॉफिट पेंडिंग रह गया था आफ्टर 2019 की जो हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी वेनेजुएला में, वो 500 मिलियन यूएस डॉलर के पास में है। तो ये पेंडिंग बचा हुआ है। तो ओएनजीसी भी चाहता है कि अगर शेवरॉन मॉडल इंपोज होता भी है वेनेजुएला में तो हम भी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, क्योंकि ये पैसा भी तो निकलवाना है वहां से। तो स्टेक मतलब इंडिया का रोल है वेनेजुएला में, जो 2019 से सुन पड़ा हुआ है। बीच में आप देखोगे अब ये शेवरॉन मॉडल एंड ऑल, आई थिंक शेवरॉन अब आप कंपेयर कर लोगे यूएस की जो ऑयल कंपनी है उसको लेके। अब यहां से एक और क्वेश्चन मार्क उठता है कि इंडिया बार बार ऑयल की बात कर रहा है, क्या इंडिया के पास और रिसोर्सेस नहीं है एनर्जी सेक्टर को लेके? तो बड़े सारे हैं, मिनरल तो है हमारे पास। आप बेल्ट्स पढ़ते हो, छोटा नागपुर प्लेटू पढ़ते हो, लिथियम भी निकल आता है पर हमेशा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे निकलता है तो यूज ही नहीं कर पाते। सर क्रीक वाला एरिया अगेन कॉन्फ्लिक्टेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑयल के रिजर्व्स को यूज नहीं कर पाते। पर इसके बावजूद राजस्थान वाला आप एरिया देखोगे पूरा डेजर्टिफाइड। हमने एक बहुत बड़ा प्लान भी चलाया था इंटरनेशनल लेवल पे, कौन सा था? यस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फ्रांस के कोऑपरेशन के साथ हमने 150 कंट्रीज को जोड़ दिया एक सोलर पैनल से ही। तो मतलब डिस्पाइट ऑयल के हमारे पास और भी बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज हैं जो इंडिया के पास है, मतलब इतनी भी डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कितने तो आपने पढ़ लिए, प्रोटेस्ट भी हुए, फिर गवर्नमेंट ने मिडिल पाथ भी निकाले। नंबर 2 जियोथर्मल एनर्जी, इसको भी आप देख रहे हो। देन सोलर पावर सिस्टम आप आज के टाइम पे देखोगे। आफ्टर दैट विंड सिस्टम, सोलर पावर में तो हम 3rd और 4th रैंक पे अप डाउन करते रहते हैं। देन देयर इज विंड सिस्टम, कहीं ना कहीं ग्लोबली हम 5th रैंक पे आ जाते हैं। देन न्यूक्लियर, यस, न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको हम और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी की डिपेंडेंसी न्यूक्लियर टेक के ऊपर लेके जा सके। देन हाइड्रोथर्मल एनर्जी, वेंट्स याद है,
जो समंदर के नीचे जाके आपने देखे थे। हाइड्रोथर्मल वेंट्स का एक बढ़िया पोटेंशियल है। समुद्रयान आपने पढ़ा था 6000 मीटर, मतलब सबमर्सिबल बनाया जाएगा जो इतनी डेप्थ पे जाएगा। तो मतलब इतने सारे पोटेंशियल इंडिया के पास ऑलरेडी है। उसके बाद अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स भी मल्टीपल लोकेशन पे हैं। आप इंडिया की सेंट्रल बेल्ट पे देखोगे बथेरे मिनरल्स हैं अपने पास। इधर आओगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आपको रिजर्व्स मिल जाएंगे, मोनाजाइट एंड ऑल, वो सारे देखे थे। राजस्थान में आपने देखा था दोबारा से हमें रेयर अर्थ एलिमेंट मिला था, जेनोटाइम एंड ऑल। तो मतलब रिजर्व्स हैं अपने पास भी, पर शायद जितनी डेमोग्राफी है उसको मीटअप करने के लिए रिजर्व्स के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, पर इनको तो एक्सप्लोर किया जा सकता है। आने वाले टाइम में हर कंट्री ही प्रॉब्लम फेस करेगी। ये जो सोलर पावर प्लांट्स हमने बनाए थे इसको कैसे रिड्यूस करना है, वो रिसाइकल नहीं हो पाएंगे। एक बार यूज कर लोगे आप, उसके बाद वो ठप हो जाएंगे वेस्ट की फॉर्म में, आप उसको शायद लैंडफिल करोगे। किसी के पास भी फॉर नाउ सोल्यूशन नहीं है। वहीं पे यूरोपियन यूनियन का देखोगे 1 जनवरी से क्या इंपोज कर दिया उन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने, जिसकी बात वो बार बार करते थे, CABM, वो जो कार्बन एडजस्टमेंट को लेके एक पेनल्टी लगाई जाएगी बाकी कंट्रीज के ऊपर कि आप एमिशन कम करें, तो उसको इंपोज कर दिया, उसको भी देखेंगे। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया के पास भी डिस्पाइट इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बथेरे सॉल्यूशन है। पर यहाँ पे बात आ जाती है पैसे की भी, पैसा भी अड़ा हुआ है, प्लस अपना थोड़ा लॉस भी देखने को मिला, तो ये पैसा भी रिट्रीव करना है। इस वजह से हमने थोड़ा फोकस किया कि अगर शेवरॉन मॉडल आता भी है तो ONGC को आप देखोगे वो कोऑपरेट करेंगे अलॉन्ग विद द शेवरॉन। अब इसके बाद यूएस की जो इंटरवेंशन थी लेटिन अमेरिका में, ये पहली बात नहीं थी, पहले भी हमने बोला। क्यूबा में आप देखोगे 1898 में सेम तरीके से इंटरफेरेंस करी जाती है बाय यूएस। निकारागुआ में भी आप देखोगे 1912 में सेम तरह की इंटरफेरेंस मिलेगी। आफ्टर दैट मैक्सिको, हेती याद है ना, कैरिबियन सी में आपने देखा था। देन चिली 1973 में, ग्रेनेडा, ये भी आपको कैरिबियन उसी रेंज में मिल जाएगा, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री। देन देयर इज पनामा, जिसकी बात आप भी कर रहे थे, 1989। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो मिलिट्री लीडर थे पनामा के, जॉर्ज बुश उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो सेम ऐसे एक्शन लिए गए हैं पास्ट में भी। मतलब ये आज की नई बात नहीं है जो वेनेजुएला में हुआ। उसके बाद अभी जो ऑपरेशन कंडक्ट करा गया था दैट इज ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये एब्सोल्यूट रिजॉल्व मतलब पूरा का पूरा मैटर एक ही बारी में रिजॉल्व कर देंगे। तो कैसे कैसे ये स्टेप्स लिए गए इस रीजन के अंदर, तो डेल्टा फोर्स का यूज करके, अच्छा एक मैप था पीछे वो स्किप हो गया मुझसे आई गेस, चलो देख लेंगे उसको। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशंस के ऊपर भी पूछे जाते हैं सवाल, तो याद रख लेना ये यूएस ने करा था ऑन वेनेजुएला, कि मतलब वो जो प्रेपरेशन थी वो कैसे करी गई, कैसे ये अटैक इतना सक्सेसफुली इन्होंने कंडक्ट करा। तो 15,000 ट्रूप्स जो हैं उनको कैरिबियन रीजन में इन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। तभी तो बार बार मैसिव आरामाडा करके ट्रंप स्टेटमेंट दे रहा था कि एक मिलिट्री एक्शन होगा, पर कोई मान नहीं रहा था उस टाइम पे, सडन ही हो गया। ज्यादातर आप नोटिस करना ये सैटरडे और संडे को ही करता है। यस, नाइजर पे कर दिया पहले, जो अभी आप देख के आए सीरिया और आगे लिखा था नाइजर। उसके अलावा सैटरडे और संडे इसलिए स्टॉक मार्केट का एकदम से क्रैश आता है, वो जो इतना सारा पैसा डाला होता है उससे इनको फायदा हो जाता है, तो इसी वजह से सैटरडे या संडे बेटर ऑप्शन रहती है। तो वेला ही होता है इंडीड, और स्टॉक मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एनीवेज, तो मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और दूसरा ड्रग कार्टल्स को भी यहाँ पे टारगेट करा गया कि कैरिबियन सी के अंदर बड़े सारी ड्रग कार्टलिंग हो रही थी। देन लीथल स्ट्राइक्स करी गई, लोकेशन आपने पीछे देखी, एयरपोर्ट्स हो गए, मिलिट्री बेसिस हो गए, सभी को टारगेट करा। और डेल्टा फोर्स जो कि यूएस की मिलिट्री स्पेशल मिशन यूनिट है, इन्होंने ही कैप्चर करा। और इससे पहले बगदादी ISIS के कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ चुके हो, 2019 में वो भी अटैक करा था। लीगल कंट्रोवर्सी आज भी रहती है कि क्या ऐसे कोई कंट्री कर सकती है, क्योंकि रिटन फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है। तो जो डोमिनेटिंग कंट्री है वो इजीली कैप्चर कर पाती है किसी भी जो इंफीरियर होती है, सो कॉल्ड इंफीरियर वर्ड यूज करते हैं ये लोग, कि आप ना तो पॉलिटिकली स्टेबल हो ना इकोनॉमिकली स्टेबल हो, तो रिटन फॉर्मेट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा। तो लीगल कंट्रोवर्सी आज भी इमर्ज करती है विद रिस्पेक्ट टू यूएस। लॉजिस्टिकल ऑपरेशन अगर देखोगे तो एटलीस्ट 16 फ्लाइट्स गई हैं, सिर्फ C-17 जो हैवी लिफ्ट कार्गो है इनका, ताकि प्यूर्टो रिको, ये कहाँ का आ गया, प्यूर्टो रिको, तो वहां पे यूएस का जो बेसिस है, डोमेस्टिक यूएस बेसिस हर कंट्री में होते हैं। अरब पेनिनसुला में भी आपने देखे थे यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, और फिलीपींस में आप देखते हो मिलिट्री बेसिस है, तो यहाँ पे भी लोकेटेड है। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करी, नेवी का यूज करा, एयरफोर्स का यूज करा, और जितने भी इनके एम्फीबियस वॉरशिप्स हैं उनका यूज करा, वॉर प्लेन्स का यूज करा।
चिनूक हेलीकॉप्टर का यूज करा, एवरीथिंग यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्शन जो वेनेजुएला के अगेंस्ट लिया गया। स्ट्राइक लोकेशन आपने देख लिया, कैराकस के आसपास जितने भी एयरपोर्ट्स थे और उसके अलावा मिलिट्री बेस जो वेनेजुएला के थे उनको अटैक कर दिया गया। एक ला ग्वेरा पोर्ट भी याद रख लेना, ये बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये वेनेजुएला के बिल्कुल ऊपर है, माराकाइबो जो लेक भी आप देखते हो उसके साइड पे लोकेटेड है। देन डेल्टा फोर्स इज स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन डिटैचमेंट डेल्टा, इसका दूसरा नाम है जो कि फुल नेम है। तो फर्स्ट स्पेशल फोर्स है जो कि डेडिकेट करी गई है काउंटर टेररिज्म में। टेररिज्म किसी भी टाइप का हो, जैसे यहाँ पे नार्को टेररिज्म वर्ड यूज करा गया तो वहां पे ये डेल्टा फोर्स का यूज करते हैं। 1977 में इसे फॉर्म करा गया था और जो ब्रिटिश की स्पेशल एयर सर्विसेज है उसी मॉडल के ऊपर ये डेल्टा फोर्सेस यूएस की बेस्ड है। और इसके अलावा मेन रोल कहां पे रहता है, तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो गए या फिर कहीं पे होस्टेज रेस्क्यू मिशन कंडक्ट करवाना है तो उसमें भी डेल्टा फोर्स पार्टिसिपेट करती है। ईरान में हो चुका है ये। देन डायरेक्ट एक्शन रेड्स अगर करनी है, मतलब जो एनिमी के टारगेट्स हैं उनको स्ट्राइक करना है, ईरान में आपने देखा नातांज फॉर्दो वाले एरिया। स्पेशल रिकनेसाइंस इंटेलिजेंस बेस्ड ही चलता है। एक्यूरेसी इनकी इंटेलिजेंस में इतनी होती है कि इनको पता होता है यहीं पे जाके बैठा है, यहीं से हमने उठाना है, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ये काम करते हैं। फेमस ऑपरेशंस अगर देखोगे तो 1979 का ईरान का जो 52 अमेरिकन होस्टेजेस थे फेल हुआ था, पर यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन करी गई थी। उसके बाद जो टेक्टिक्स थे उसमें ये चेंजेस करे, सैटेलाइट्स का एक्टिव यूसेज हुआ, जो इनकी बाकी फोर्सेस हैं वो भी इनको असिस्ट करती हैं। 2019 का आईएसआईएस लीडर अबू बकर अल बगदादी, इसको भी मारा गया था, डेल्टा फोर्सेज इसमें भी इन्वॉल्व थी। सो दैट्स ऑल, जो भी ओवरऑल चीजें निकल के आ सकती थी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अब जो भी अपडेट्स आएंगे ना छोटे मोटे, उनको आपने ऐड करते चलना है अपने नोट्स के अंदर। अभी तक देखो स्टेटमेंट्स ही नहीं आ पाई जो कंट्रीज की तरफ से आनी चाहिए थी। यहां पे सिर्फ एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू आए हैं जो मैंने आपको बता दिए। यस, रशिया और चाइना को तो क्वेश्चन मार्क भी करा ट्रंप ने कि वेयर आर योर एलाइज। रशिया वैसे ही डिस्टर्ब है, रशिया का आप देखोगे नहीं, अभी तक पुतिन की फोटो नहीं आपको दिखाई देगी। ईरान ने स्टेटमेंट दी थी कि पहले हमारे ऊपर भी ऐसे अटैक करा था, ईरान को भी टेंशन है कि प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में भी चल रहे हैं और ऊपर से इकॉनमी उनकी भी ठीक ठाक क्रैश हो रखी है। देन चाइना की आज जाके स्टेटमेंट आई, चाइना ने बस इतना ही बोला है कि डायलॉग का यूज करे, जो ट्रैक 1.0 टाइप ऑफ डायलॉग होता है। दिल्ली की तरफ से देखोगे, अभी दिल्ली की तरफ से भी उतनी एक्टिव कहीं ना कहीं स्टेटमेंट नहीं है। ओएनजीसी की एक एनालिसिस दे दी जो इकोनॉमिस्ट है, दैट्स ऑल। और बाकी जो कंट्रीज हैं थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स आई हैं, वैसा कोई एक्टिव नहीं दिखेगा आपको। नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी कुछ नहीं आया, मतलब किम की अच्छा, ये हो भी सकता है, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है अभी तो। फिर नहीं, उसके अलावा तो ताइवान ने भी जैमिंग कर दी थी अभी चाइनीज एयरक्राफ्ट की, तो सारे अपने अपने उस चीज में उलझे हुए हैं। कोई ऐसे आप सोचो कि बड़ी एक्टिव स्टेटमेंट आई हो कि हम सपोर्ट कर देंगे, तो वैसी स्टेटमेंट नहीं आई है। जबकि वेनेजुएला का रुझाव आप देखोगे, चाइनीज हो गए, देन आफ्टर दैट रशियंस हो गए, देन इंडिया की तरफ भी था, पर इंडिया ने स्टेप बैक किया था 2019 में। उसके बाद 2023 वाले टाइम पीरियड में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं कि हम वेनेजुएला से परचेजिंग शुरू करते हैं ऑयल की, पर दोबारा से सैंक्शन का थ्रेट फेस करके फिर से वो स्टॉप कर दी गई थी। डाइवर्सिफिकेशन अरब पेनिनसुला की तरफ ही आपको दिखाई देगी। नहीं, कुछ नहीं किया। अर्जेंटीना तो वैसे ही राइट विंग लिख दिया था वहां पे एग्जाम्पल। लेफ्ट विंग जो ब्राजील है, ब्राजील कोई स्टेटमेंट आप नहीं सुनोगे, तो मतलब कोई एक्टिव स्टेटमेंट्स आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिससे ये डेटरेंस क्रिएट करी जा सके कि ये जो एक्शन लिया गया है वो बिल्कुल गलत है। यूरोपियन यूनियन का भी थिंक टैंक ही आगे आया, जो एंटवेप करके आपने अभी पढ़ा, एडवोकेसी वाला डिपार्टमेंट, उन्होंने भी बस यही बोला कि अगर कोई इग्नोर करे कि जो ऑयल के रिजर्व है उसके लिए ये नहीं हुआ है कैप्चर, तो वो गलत बोल रहे हैं, सच्चाई से पीछे हट रहे हैं। तो मतलब ऐसे कोई एक्टिव आप पार्टिसिपेशन नहीं देखोगे किसकी भी। ठीक, तो अभी आएंगे अपडेट्स, देखते हैं न्यूयॉर्क में क्या चलेगा। जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में ये केस गया हुआ है, आज तो वही आया है फ्रंट पेज पे फॉर नाउ। तो जो भी अपडेट्स होंगे, अगर कुछ बताने वाला होगा तो मैं खुद ही बता दूंगी, अदरवाइज यहाँ पे रिटन फॉर्म में आपको सारे नोट्स अब अवेलेबल है। ठीक।